ट्रेडिंग इज 10% स्किल 90% माइंड. स्पेसिफिकली 9 to 3 जो ट्रेड करते हैं उसमें 99% पीपल आर लॉस मेकिंग. आप बिना कैपिटल के मार्केट में, मार्केट इज अ गेम ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी. देयर शुड बी सिंपल इक्वेशन. अगर आपने 2 रुपीज का रिस्क लिया है और अगर आप उस पर 6 रुपीज, 8 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज नहीं कमा रहे हो, in long run you are a loss making trader. You are just making fool out of yourself. Okay. The way you cannot be right all the time, the same way you cannot be wrong all the time as well. लोग बोलते हैं greed, fear, hope, over trading, ये reasons है. नहीं है ये reasons. Reason है pressure. एक ट्रेडर ने अपने आप पे क्रिएट किया हुआ प्रेशर. सो रिस्क रिवॉर्ड करेक्ट नहीं रख रहे लोग जी. यू मीन बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर लूजिंग मनी. एक लव्य जैसा मैं रिचर्ड डेनिस को द्रोणाचार्य मानता हूँ. बिकॉज दैट मैन मेड, मतलब आज के 1.5 लाख रुपए से 3200 करोड़ रुपए बनाए हैं 5% एक्यूरेसी से. 5% है 5% विनिंग रेट. हाउ इज दैट पॉसिबल? राकेश झुनझुनवाला जी का एक बेस्ट कोट. उन्होंने कहा जितने ट्रेड मैं करता हूँ 40% से नीचे ही मेरे राइट ट्रेड होते हैं. हम कहाँ से 80% और 90% और नो लॉस स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं? हम ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए करते हैं. हम ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन ये ट्रेड केवल प्रोसेस के लिए करते हैं. तो वेलकम बैक ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ VOT. पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो हमारे गेस्ट थे मिस्टर प्रकाश गाबा जी. 20 साल का हमारा ऑलमोस्ट रिलेशन रहा है उनसे, और उन्होंने एक इतनी अच्छी बात कही जो मेरे जहन में तो हमेशा के लिए आई थिंक वो अब फिक्स हो गई है. उन्होंने कहा कि मैं कभी हार नहीं मानता और इसीलिए मैं आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ. इतनी इम्पोर्टेंट बात इतनी 2 लाइनों में उन्होंने कंप्लीट करी कि मैं हार नहीं मानता इसलिए मैं एक आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ. ऐसे ही आज हमारे एक गेस्ट है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी. 45 लाख के इतने बड़े लॉसेस से गुज़र के आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के हम सबके सामने एक स्पेशल गेस्ट बन के VOT के प्लेटफॉर्म पे आज हमें गाइड करने, हमें रास्ता दिखाने कि लॉसेस से होके प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक की जर्नी कैसे हो सकती है, कैसे शुरुआत की जाती है और उसी राह पे चलते चलते प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, वो आज हम सीखेंगे. आज के जो हमारे गेस्ट है इनका भी हमारे साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है, वो खुद बताएंगे. सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर रविंद्र रोकड़े. या है. हेलो सर. हेलो सर. हेलो सर. वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, मतलब मैंने आपके बारे में सुना है. मेरे जो फॉर्मर कॉलीग्स थे या जो करंट कॉलीग्स भी है वो आपके बारे में बताते रहते हैं. रिसेंटली मैंने आपका एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो भी देखा जो स्टॉक्स में आपने आके आपकी जर्नी शेयर की थी. सो मैंने तो पर्सनली उससे काफ़ी कुछ सीखा है. बट मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो भी आपके बारे में थोड़ा और जाने. तो प्लीज़ आप आपके बारे में, आपके जर्नी के बारे में कुछ ब्रीफ में बता सके तो इट विल बी एन ऑनर फॉर अस. सबसे पहले मेरा नाम रविंद्र रोकड़े है और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है. क्योंकि मेरा जब MBA कंप्लीट करने के बाद करियर स्टार्ट हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव जॉइंड. तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर इन अ वे इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर माई करियर. और टेक्निकल एनालिसिस कहो या स्टॉक मार्केट के एवरी जार्गन्स मैं स्पाइडर में ही सीखा हूँ. जो कहते हैं ना कि जब आप कोई एक स्टार्टअप को या एक स्मॉल कंपनी को ज्वाइन करते हो तो प्रोफाइल बड़ा मिले ना मिले, लर्निंग बहुत बड़ी मिलती है. करेक्ट. स्पाइडर इज़ दैट थिंग फॉर मी. स्पाइडर में मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखा. मैं ऐसे लोगों से मिला जो, मैं टीवी पे टेक्निकल एनालिस्ट, हम पहले एक ट्रेंड था क्योंकि तब सर्विस ब्रोकर हुआ करते थे और उस समय हर सर्विस ब्रोकर के पास एक टेक्निकल एनालिस्ट होता था. मैंने कई बार स्पाइडर के सपोर्ट टीम को उनसे तगड़ा एनालिसिस करता हुआ देखा है. क्योंकि सॉफ्टवेयर है, टूल है, मल्टीपल इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स. दैट टाइम जब मैं था उस समय 63 ऑड इंडिकेटर्स वर देयर इन द स्पाइडर. ओके. टेक्निकल क्वेरी में यूज़ करते थे, डेमो देते समय लोगों को एक्सप्लेन करते थे, ट्रेडर्स को एक्सप्लेन करते थे, और स्पाइडर से मेरा करियर स्टार्ट हुआ. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है और सर भी मेरे सामने बैठे तो इट इज़ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी. मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखने मिला,
मैं पहले से ही थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड मेरा इंडिवर रहा है, तो उस वजह से हमेशा ऐसा लगता था कि हम जा रहे हैं किसी को डेमो दे रहे हैं। डेमो देने के लिए मैं सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया तो मनीष कदम और सुशील इनके साथ डेमो देने के लिए फील्ड पर जाया करता था। डेमो देते समय देखता था ये फीचर्स कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और फिर ये सोचता था कि जो व्यक्ति 50,000 रुपीज़ का सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है और उनको ये सिखा रहे हैं, मतलब दीज पीपल आर मोर नॉलेजेबल दैन द अदर पर्सन। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार सॉफ्टवेयर में कुछ तो जादू है एंड लेट्स यूज इट फॉर आवर बेनिफिट। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ डिसीजंस लेना, सैलरी का कुछ पोर्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना, और वो जब सभी करते हैं वो मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। स्पाइडर में रहते ही तब आर पावर का आईपीओ आया था और दैट वाज माय फर्स्ट आईपीओ, फर्स्ट इंसिडेंट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और उसी समय रिसेशन आ गया और वहाँ से कंप्लीटली चीज़ें बदलती गई और मेरा जो फोकस था ट्रेडिंग की और ज़्यादा बढ़ता गया। बट जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग को अप्रोच करते हो जहाँ पे आप कुछ सीखे नहीं हो, केवल आपके पास एक टूल प्रेजेंट है, उस टूल का आपके ट्रेडिंग में क्या हेल्प हो सकता है, वो टूल आपको कहाँ तक हेल्प करेगा, ये जाने बगैर मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की। स्पाइडर में रहते हुए और आगे बढ़ता गया, मतलब और कंपनीज चेंज की, जॉब्स चेंज किए, बट ट्रेडिंग माइंड से नहीं जा रही थी। और फिर फुल फ्लेज ट्रेडिंग स्टार्ट की, पुणे शिफ्ट हुआ। पुणे में एक कैप्स्टन सिक्योरिटीज़ कंपनी है जो ट्रेडर्स रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और यूएस मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। वहाँ से मेरी प्रॉप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई और आज तक वो प्रॉप ट्रेडिंग जर्नी, कंपनीज चेंज हुई, कंपनीज शिफ्ट हुई। आज मैं एक ऑस्ट्रेलिया के यूएस मार्केट ब्रोकर के साथ प्रॉप ट्रेडिंग करता हूँ। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है बट मार्केट यूएस मार्केट है, तो वहाँ मैं एक प्रॉप ट्रेडिंग करता हूँ और साथ में रिक्रूट भी करता हूँ। अभी फिलहाल मार्केट में जो ये टर्ब्यूलेंस चल रहा है की वजह से रिक्रूटमेंट थोड़ी रोक दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई है, गैप अप्स एंड गैप डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी थोड़ी रिक्रूटमेंट रोक दी गई है। बट अदरवाइज मैं उनके लिए इंडियन ट्रेडर्स को रिक्रूट भी करता हूँ। अभी तक मेरी ये जर्नी रही है। ये प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में अभी आपने बताया, अब फिलहाल आप प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हैं एक ऑस्ट्रेलियन फर्म के साथ। प्रॉप ट्रेडिंग आप हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया दे सकते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है? जी ज़रूर। प्रॉप ट्रेडिंग के बारे में इंडियन मार्केट में अभी थोड़ा सा मिथ और मिसकंसेप्शंस है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एक सिंपल डेफिनेशन है कि आप किसी के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी और दैट पर्सन, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका चंक, मतलब कुछ शेयर आपको वो कंपनी शेयर करेगी एज योर स्किल। बट पॉइंट इज यहाँ पर ना आपका कोई अकाउंट ओपन हो रहा है, ना आपसे 1 रुपये फीस ली जा रही है, प्योरली स्किल बेस्ड जॉब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका पास रिकॉर्ड देखकर आपको वो रिक्रूट करते हैं, कुछ समय के लिए वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप वो, जैसे इंडियन मार्केट में फंड्स हम देखते हैं, कोई ट्रेडर 50,000 से 1 लाख से 2 लाख से ट्रेड कर रहा है, बट बिलीव मी यूएस में बहुत पैसा है, स्किल की कमी है, बहुत पैसा है। तो वो लोग ट्रेडर को $1 मिलियन $2 मिलियन देने के लिए थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करते और अच्छा खासा फंड प्रोवाइड करते हैं फॉर स्किल ट्रेडर। तो ऐसे ही फंडेड ट्रेडर में आपका कुछ भी एज ए मॉनिटरी और अकाउंट बेस्ड कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अभी मैं एक आपके माध्यम से रिटेल ट्रेडर को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो लोग फंडेड अकाउंट, फंडेड ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो 99% फर्म्स फ्रॉड है। वो फीस लेते हैं, आपको ट्रेडिंग चैलेंज के नाम पर आपसे पैसे लेते हैं और आपको सिमुलेटर पे ट्रेड करवाते हैं। और वो सिमुलेटर पे ट्रेड करने के बाद, वो तो अब रियल ट्रेडिंग है ही नहीं, मार्केट डेटा पर पेपर ट्रेडिंग हो रही है। और उनका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 99% रिटेल ट्रेडर इन इंट्राडे ट्रेडिंग आर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। सो इन एनीवेज ये जो फीस इन्होंने दी है $120, $350, ये हमारे जेब में ही आने वाली है। बट अभी ट्रेंड ये चल रहा है, कुछ ट्रेडर्स ने कुछ अच्छा पैसा बनाया, अब वो किस माध्यम से बनाया मुझे नहीं पता, बट पैसा बनाया, दुबई शिफ्ट हुए और वहाँ से लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इंडिया में कि आप फंडेड अकाउंट के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, वो चैलेंजेस लो। आपको वहाँ पे 1,000K, 2,000K, 100K, 200K, मतलब $1 मिलियन वगैरह आपको बाइंग पावर मिलेगी। बट बिलीव मी दोस्तों, इनके पीछे उनका केवल एक ही मोटिव है, क्योंकि उनके लिंक से जब अकाउंट ओपन होगा तो उनको बड़ा चंक ऑफ कमीशन आपके वो फीस में से जाएगा। और $120 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और ऐसे कई लाखों बच्चे हैं इंडिया में जो ट्रेड करने आए हैं, कैपिटल नहीं है,
तो उनको सही गाइडेंस क्या होगा? मुझे कैसे मैंने कैपिटल अरेंज की, मैंने लॉस किया, सीखा, फिर लॉस किया, सीखा, और फिर मुझे समझ आया कि कैपिटल खड़ी करनी पड़ेगी। आप बिना कैपिटल के मार्केट में, मार्केट इज अ गेम ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, पैसों से पैसा बनाने का बिजनेस है। आप यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ सकते और जस्ट बिकॉज आई हैव अ स्किल तो मैं पैसे बना लूंगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, बिजनेस है, और यहाँ पर आपको एक अच्छी कैपिटल लगने वाली है अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है। तो ये जो लिक्विडिटी ऑफर्स है, मतलब आमिष दाखवण्यासारखा है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को भटका रही है। लोगों के अब छोटा ट्रेडर क्या सोचता है, मान लो अगर फ्रॉड भी हुआ $120 का, तो एनीवेज में $120 ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस ही करने वाला था। ये उसका थॉट प्रोसेस है। अगर लॉटरी लग गई, अगर $120 दिया मैंने और अगर फंडेड अकाउंट मिल ही गया, तो लॉटरी है मेरे लिए। करेक्ट। 1 लाख USD 2 लाख USD मिल जाएगा। बट इट इज कंप्लीटली अ मिथ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ सभी कंपनी फ्रॉड है, कुछ कंपनीज लेजिटिमेट बिजनेस भी कर रही है, बट 99% कंपनीज आर फ्रॉड। दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस कोट दैट 99% इंट्राडे ट्रेडर्स आर लॉस मेकिंग। सेबी का जो रिपोर्ट है वो स्विंग ट्रेडर भी इंक्लूडेड है 94%, बट स्पेसिफिकली 9 to 3 जो ट्रेड करते हैं उसमें 99% पीपल आर लॉस मेकिंग। क्यों लॉस हो रहा है, क्या लग रहा है? लोग जैसे भी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोड बोलता हूँ, ट्रेडिंग इज 10% स्किल 90% माइंडसेट। आपको ये स्टेटमेंट सही लगता है या गलत लगता है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? गलत लग रहा है मुझे। तो फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द राइट स्टेटमेंट? आई थिंक इट शुड बी 50-50 अप्रॉक्स। सो यू फील 50% स्किल है और 50% माइंडसेट है। करेक्ट। ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। 100 रुपीज पर एक ट्रेड है, एग्जांपल ले रहे हैं, चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, बट मैं भी एग्जांपल लेता हूं। मैंने बाय किया, आपने सेल किया। आपके अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी इट इज अ शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी इट इज अ बाय। हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? डिपेंड्स ऑन, बोथ कैन नॉट बी राइट। तो अगर ये स्ट्रेटेजी और माइंडसेट 50-50 का गेम है, तो देयर शुड बी सम इक्वेशन, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन you are also right and I am also right. Okay, हाँ. क्योंकि you are using some strategy, I am also taking that trade with some strategy only. But point is, अगर ये ट्रेड करके 100 पे ट्रेड ले रहे, आप, मैंने शॉर्ट किया है तो मैंने 102 का स्टॉप लॉस लगाया, आपने बाय किया, आपने 98 का स्टॉप लॉस लगाया, राइट? बट अगर मैं 100 पे शॉर्ट करके 99 पे एग्जिट कर रहा हूँ और आप 100 पे बाय करके 101 पर एग्जिट करें, तो हम दोनों लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं. Okay, वी कैनॉट मेक मनी विद दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. देयर शुड बी सिंपल इक्वेशन. अगर आपने 2 रुपीज़ का रिस्क लिया है और अगर आप उस पर 6 रुपीज़, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ नहीं कमा रहे हो, इन लॉन्ग रन यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर. यू आर जस्ट मेकिंग फुल आउट ऑफ योर सेल्फ. ओके, ये इक्वेशन से पैसे नहीं बनते. स्कैल्पिंग इज द बिगेस्ट लाई. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100% स्कैल्पर्स आर लूजिंग, बट 99% स्कैल्पर्स आर लूजिंग. रीजन सिंपल है, उनको ऐसा लगता है स्कैल्पिंग इज अ जॉब जहां पर आप एंट्री करो और क्विक एग्जिट करो. आप मुझे बताओ, वो स्कैल्पिंग का जो डिसीजन ले रहे हो आप, 15 इंडिकेटर्स लगाए, 15 ऑसिलेटर्स लगाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टडी किया, हिस्टोरिकल चार्ट स्टडी किया, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, इतना सारा एनालिसिस 5 सेकंड के ट्रेड के लिए. आप एनालिसिस क्यों कर रहे हो? ताकि आप एक प्रोजेक्शन ले रहे हो कि ये स्टॉक इस डायरेक्शन में जाने वाला या इस डायरेक्शन में. अब वो डायरेक्शन क्या सिर्फ 2 मिनट के लिए थी या 5 सेकंड के लिए थी? सो पॉइंट इज, लॉस का रीजन ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी कौन सी है. एंट्री के बाद आप आपके ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो इज दैट विल डिफाइन यू अ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर और अ लॉस मेकिंग ट्रेडर. एंट्री तक तो स्ट्रैटेजी लेके ही आ जाती है, राइट? एंट्री के बाद क्या? सो माय क्वेश्चन इज, लोग एंट्री के पहले लॉस कर रहे हैं क्या एंट्री के बाद लॉस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स एंट्री के बाद. तो फिर वो माइंडसेट का लॉस है या स्ट्रैटेजी का लॉस है? राइट, माइंडसेट का लॉस है. सो पॉइंट इज, मैंने तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने के लिए बोला है 10% स्किल एंड 90% माइंडसेट, बट इट इज इवन मोर डेंजरस. 1% स्किल एंड 99% माइंडसेट, नॉट 50-50 एट ऑल. मैं हमेशा एक कोट कहता हूं, अ ट्रेडर विद एवरेज स्ट्रैटेजी, एवरेज कह लो या वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, विद एक्सट्रीमली गुड माइंडसेट इज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर. बट ट्रेडर with exceptionally good strategy, age wise, जो back testing wise, exceptionally good strategy, but extremely worst mindset, consistent loss making trader. Yes, इतना बड़ा रोल है mindset का, and that is what I wanted to tell you. सो रिस्क रिवॉर्ड करेक्ट नहीं रख रहे लोग,
जी You mean because of that people are losing money? एब्सोल्युटली सी ट्रेडिंग एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर आपने मार्क डगलस की बुक पढ़ी होगी या फिर इवन रिचर्ड डेनिस, जिसको मैं अपना मतलब द्रोणाचार्य, जैसे ये था ना अपना अंगूठा किसका काटा था, एकलव्य एकलव्य का. एकलव्य जैसा मैं रिचर्ड डेनिस को द्रोणाचार्य मानता हूँ. बिकॉज दैट मैन मेड $1200 से $400 मिलियन, मतलब आज के 1.5 लाख रुपए से 3200 करोड़ रुपए बनाए हैं 5% एक्यूरेसी के साथ. हाउ इज दैट पॉसिबल? 5% है. 5% विनिंग रेट, हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रैटेजी देन? अगर 100 में से आपके 95 ट्रेड्स एसएल ले रहे हैं और केवल 5% ट्रेड वर्क कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी कहाँ आ गई यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू यू, इफ इट इज अ 50% रोल ऑफ अ स्ट्रैटेजी, तो आपके 60% ट्रेड विनिंग होने चाहिए थे. करेक्ट. एक बंदा ऑस्ट्रेलिया शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटी ट्रेडर था. उसने सिर्फ मतलब $1200 को 400 मिलियन में कन्वर्ट किया 5% विनिंग रेट के साथ. अब बताइए, इसने स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट किया या माइंडसेट से? माइंडसेट से. 1:50 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:100 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. राकेश झुनझुनवाला जी का, अब ये हमारे लिए क्योंकि सबको वेल नोन पर्सनैलिटी, डेफिनेटली यस. राकेश झुनझुनवाला जी का एक बेस्ट कोट है. दमानी जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे. उसमें उन्होंने पूछा कि मतलब ट्रेडिंग के बारे में कि आपका व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट. उन्होंने कहा जितने ट्रेड मैं करता हूँ या जितने ट्रेड्स मैं लेता हूँ, 40% से मतलब 40% से नीचे ही मेरे राइट ट्रेड होते हैं. सोचिए इसके बारे में. मतलब एक इतना बड़ा प्लेयर जिसको हम बिग बुल कहते हैं, वो कह रहा है कि मेरे खुद के 40% ट्रेड से ज़्यादा राइट ट्रेड होते ही नहीं है वाइल इन्वेस्टिंग और वाइल टेकिंग अ स्विंग ट्रेड. हम कहाँ से 80% और 90% और नो लॉस स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं? इतना बड़ा गुरु है सबके लिए राकेश झुनझुनवाला जी. वो बोल रहे हैं कि यार इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड फॉर बीइंग राइट इन द पर्टिकुलर ट्रेड, तो आप वैसे ही अपने आप को फुल बना रहे हो, क्योंकि ट्रेड एंड ट्रेडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. करेक्ट. सिंपल डिफरेंस. ट्रेडिंग इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेड्स, 100 trades, 200 trades, 500 trades, a chunk of trades is a trading. Trade is a individual entity. हम ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए करते हैं, लेकिन ये ट्रेड केवल प्रोसेस के लिए करते हैं. वी डोंट ट्रेड कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होने वाला है. अगर ऐसा सोच के ट्रेड करोगे तो ₹1 भी प्रॉफिट है, ₹10 भी प्रॉफिट है, ₹100 भी प्रॉफिट है और ₹2000 भी प्रॉफिट है. आप तो कहीं पर भी प्रॉफिट देखकर एग्जिट कर लोगे. इसे कहते हैं प्रीमैच्योर एग्जिट. और यही रिटेल ट्रेडर के साथ हो रहा है. रिटेल ट्रेडर, मैं ये सबसे मतलब आई एम नॉट बीइंग हम्बल, मैं ये मानता हूँ एवरी ट्रेडर इज अ स्पेशल ट्रेडर. उसको बस राइट चीज़ बता दो. किसी को कहीं पर भी किसी से भी ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं ये ब्लंटली कह रहा हूँ, किसी को भी ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. हर एक के पास एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी प्रेजेंट है, आप केवल उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हो. इतना ही आपका दोष है. स्ट्रैटेजी हर किसी के पास है. और लोग, जब मैं ये कहता हूँ कि 10% स्ट्रैटेजी और 90% माइंडसेट, तो व्हाट शुड आई लर्न? ये मेरा क्वेश्चन है. मैंने क्या सीखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? साइकोलॉजी. और अब देखना, कोई भी जो वीडियो को अप्रोच करता है या कोई भी नया कोई चीज़ देखने जाता है, वो ढूंढता है कि कब ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करे, ताकि मैं ये स्ट्रैटेजी सुनकर मैं अपना ट्रेडिंग सुधार पाऊँ. स्ट्रैटेजी से सुधार सकते तो अभी तक आपने 50 स्ट्रैटेजी चेंज कर ली, कुछ सुधार आया? मतलब प्रॉब्लम कहीं और है, रूट कॉज कहीं और है, और आप किसी और चीज़ को एड्रेस कर रहे हो. इट इज़ दैट सिंपल. सो अगर साइकोलॉजी लोगों का साइकोलॉजी एक दिन में तो चेंज नहीं होगा. 100% वो एक्सपीरियंस के साथ होगा. एक्सपीरियंस के साथ, पहले एक्सेप्टेंस के साथ. ओके. जी. सो लेट्स से 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो फिर भी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है. तो व्हाट डू यू थिंक, कैन एल्गोज हेल्प इन दिस? बिकॉज द वे यू आर सेइंग कि मतलब साइकोलॉजी ही सब कुछ है. 90% इज साइकोलॉजी, 10% इज योर स्ट्रैटेजी. सो एल्गो में तो कोई इमोशंस या कुछ आएगा? बिल्कुल नहीं होते. जी. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ एल्गोस? एल्गोज कैन बी अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ट्रेडर. अगर वो अपनी साइकोलॉजी स्क्रीन के सामने बैठकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी कोडेबल है, मतलब कोड कर सकते हैं अगर उसके स्ट्रैटेजी को, तो एल्गो इज डेफिनेटली अ की. एल्गो से वो प्रॉफिटेबल आराम से बन सकते हैं. So in prop desk, in your firm,
आप एल्गोज वगैरह यूज़ करते हो? डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजीज ट्रेड होती है। एल्गो के लिए तो वो खुद के एल्गो चलाते हैं, मतलब मल्टी मिलियंस पर खुद के एल्गोज बहुत सारी फर्म्स चलाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फंड्स ये होते हैं। जैसा मैं एक प्राइवेट इक्विटी फंड के साथ जुड़ा हूँ, तो ये लोग खुद के एल्गोज बड़े बड़े मतलब $1 मिलियन $1 बिलियन पे चलाते हैं, और फिर कुछ फंड डेविएट करते हैं और उसे प्रॉप डेस्क में या फिर मान लो कोई बॉन्ड ट्रेडिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, और थ्रू अ स्किलफुल ट्रेडर्स मतलब मैक्सिमम IITians IIMs वाले इनको रिक्रूट करते हैं। ओके जी। मेरा एक और सवाल है, आपने बोला कि किसी भी ट्रेडर को किसी से भी या फिर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कुछ भी सीखने की ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं, और मैं हम्बल होने के लिए नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। बट देन मेरा सवाल ये है, व्हाट डज स्टॉक नीति डू? स्टॉक नीति इज अ प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क फर्स्ट, और हमारे ट्रेडिंग डेस्क पर हम ट्रेडर को थ्रू आउट 45 डेज साथ में बैठा कर वो जो कर रहे हैं उसको राइट वे में कैसे करते हैं, उसी के स्किल को ये सिखाते हैं। सो जो मतलब अभी रिसेंटली सेबी ने कुछ 1-2 ट्रेडिंग कोचेस को धरा है जी, उनके प्रॉफिट्स तो थे ही नहीं, बल्कि 2-2 करोड़ के 3 करोड़ के लॉसेस है, और 100 करोड़ रुपए ट्रेनिंग से बना लिए। हाँ जी, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम, एंड लोगों को कैसे अवेयर होना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? देखिए सर, इस पर मेरा टेक इतना ही है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो क्या आपको फ़ोन करके बोल रहे हैं आजा मेरा ट्रेनिंग ले ले, मैं तुझे गारंटी देता हूँ या देती हूँ? किसी ने आपको बुलाया है, किसी ने आपको कहा है कि आओ मुझसे ट्रेनिंग लो? अगर ऐसा है तो शायद वो ट्रेनर दोषी है, लेकिन अगर आप खुद होकर उसको राइट समझ के उसके पास ट्रेनिंग के लिए गए हो तो आपका भी प्रॉब्लम है। बट देन वो तो एड्स वगैरह तो रन करेंगे ही। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर वही स्ट्रैटेजीज यूज करके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट्स कह लो, RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, मूविंग एवरेजेस, ये सब यूज करके आप पहले से थक चुके हो, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राइट वे ऑफ ट्रेडिंग क्या मुझे अभी तक समझ आया है, ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या, ये गेम मैं जान पाया हूँ। आप बस ऐसा रैंडम अप्रोच रखोगे तो आप ठगे जाओगे, 100% ठगे जाओगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग की किसी को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर सर ये स्किल का गेम होता तो 90% पीपल आर स्किलफुल। नहीं लगता आपको? हर कोई स्किलफुल है, थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो हर कोई स्किलफुल है। तो फिर अगर 90% स्किलफुल है और 90% लॉस कर रहे हैं, मतलब क्या है? तो स्किल का गेम नहीं है, इट इज नॉट अबाउट स्किल, इट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन। अब बताइए, क्या 90% लोग डिसिप्लिन है लाइफ में? नहीं है, एज सिंपल एज दैट। सो डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम माइंड, इट्स पार्ट ऑफ माइंड सेट। क्या होता है, अगर आप किसी भी ट्रेडर्स को अगर आप उनका इंटरव्यू लोगे, मैं तो आपको ये भी कहता हूँ कि अगर लॉस मेकिंग ट्रेडर का इंटरव्यू लोगे ना, आपको सबसे पहले ये बताएगा कि सर 4 ट्रेड लेता हूँ, सब डिसाइड करता हूँ, पता नहीं 5वें दिन क्या हो जाता है, पता नहीं कुछ समझ आता है, और मैं वो दिन 4 दिन का कमाया हुआ तो खो ही देता हूँ, बट जेब से भी 40-50% कैपिटल चला जाता है। सुना है आपने? ये करेगा कैसे जाता है? 5वें दिन क्या हुआ, कौन सा इंजेक्शन लिया इसने? कुछ नहीं है। वो 4 दिन जो वो ट्रेड कर रहा था, वो एक्चुअली उसने ट्रेडिंग की नहीं है। 4 दिन उसका लक चला है, जहां पे उसने एंट्री की, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया, 1-1 रुपया 2-2 रुपये बुक कर लिए। 5वें दिन उसका 1 रुपया भी प्लस नहीं गया और वो उल्टा चला गया। अब 10 रुपये माइनस में एग्जिट करने का मन नहीं किया, वो स्टॉप लॉस 20 रुपये नीचे कर दिया। ओके। और 10 रुपये माइनस में और पोजीशन ऐड कर ली, वो तो भी नीचे गिरता जा रहा है और नीचे चला गया। मतलब क्या ये राइट ट्रेडिंग अप्रोच है? और यहाँ पे स्ट्रैटेजी का क्या रोल है? कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताना चाहता हूँ, एक ट्रेडर ने ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और मैंने ये कहा, ये बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न। अगर माइंडसेट में प्रॉब्लम है, माइंडसेट सीखना चाहते हो, कई सारे बुक्स है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ बैठकर वो कैसे 30-40 दिन ट्रेड करते हैं, अगर वो दिखना है, उसके साथ बैठकर वो सीखना है, तो फिर आपको अगर वो करना चाहते हो तो फीस तो देनी पड़ेगी, किसी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा वो फीस तो चार्ज करेगा। अब यह आपका ओपिनियन है कि सीखना है, अपने से सीख लेना है, अपने से सीखा जाता है, मार्केट थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, बट कोई ज़रूरत नहीं किसी ट्रेनिंग की। मैं एक प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द सिंपल प्रोसेस? सबसे पहले
जो 99% रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन किसी और की स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं। पॉइंट इज, मैंने कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की, वो स्ट्रैटेजी का वीडियो मार्केट में सोशल मीडिया थ्रू आ गया, किसी ने देखा और उस पर ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। क्या उसके बैक ऑफ अ माइंड रेफरेंसेस क्रिएटेड है? क्या उसके बैक ऑफ अ माइंड इस स्ट्रैटेजी के पिछले 1000 ट्रेड्स उसने खुद के मैन्युअली टेस्ट किए हैं? नहीं किए। कोई 10 चार्ट भी नहीं देखना चाहता, 10 चार्ट तक स्टडी नहीं करना चाहता, वो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करना चाहता है। प्रोसेस काफी सिंपल है। जैसे ब्रूस ली का कोट है, आई डोंट फियर अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, डिफरेंट किक्स, बट आई फियर वन जिसने एक किक को 10,000 टाइम प्रैक्टिस किया। क्यों? क्योंकि वो किक में वो प्रो हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर कोई ट्रेडर, प्रोसेस सिंपल है, जो कॉन्सेप्ट वो फॉलो कर रहा है, जो चार्ट्स वो फॉलो कर रहा है, जो सेटअप वो फॉलो कर रहा है, स्ट्रैटेजी, उसके अगर 1000, 2000, 3000 चार्ट्स बैठकर फुर्सत से हर चार्ट को एनालाइज करे तो क्या होगा पता है? उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो फ्रेम्स क्रिएट होगी। उसका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक अगर हम प्रो हो चुके हैं, 2 साल 3 साल प्रो हो चुके हैं, और बाइक चलाते समय अचानक कोई हमारे सामने आ गया, हम ब्रेक लगाते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, क्या आपने वो कॉन्शियस माइंड से ब्रेक लगाया? ओह नाइस, इट हैपेंस सबकॉन्शियस से सबकॉन्शियसली। लगाया। ठीक है। सेकेंडली, अब इससे भी वर्स्ट सिचुएशन, आप वो जो आजकल हेलमेट में फोन लगा के बात करते हैं, अगर वो फोन लगा के भी बात कर रहा है तब भी वो ब्रेक लगाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्शियस माइंड ब्रेक लगा ही नहीं रहा है, सबकॉन्शियस माइंड लगा रहा है। सो 90% डिसीजंस जो आप सबकॉन्शियस से लेते हो वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। ओके, उसके पीछे बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। इसलिए जब आप सबकॉन्शियस से डिसीजन लेके ट्रेड करते हो, वो ट्रेड में कोई भी खामी नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोसेस पे आ रहा हूं मैं। ये प्रोसेस का पहला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन ट्रेडर अपने आप से ये पूछे, वेदर आई एम यूजिंग द स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड बाय माई सेल्फ और आई एम यूजिंग डायरेक्ट स्ट्रैटेजी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर ये सेकेंड आंसर है तो पहले पे जाना जरूरी है। तो पहला जो स्टेपिंग स्टोन है एक ट्रेडर बनने के लिए, आप 1000 चार्ट्स लीजिए और ट्रेड कीजिए, मतलब ये कीजिए, एनालाइज कीजिए। ठीक। सेकेंड, अगर आप ब्लाइंडली इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज कर रहे हो तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल हो जी। अगर आप ब्लाइंडली इंडिकेटर ऑसिलेटर यूज कर रहे हो तो आप क्रिमिनल हो। अगर उसके साथ प्राइस का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल हो। आप अपने आप को ही ट्रेडर नहीं बनाना चाहते। रीजन सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि ये प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं RSI यूज कर रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ RSI? टू मूव इन बिटवीन 100 and 0 लेवल। टू एंड फ्रो चलता रहता है। स्टॉक 20 रुपए का 3000 पहुंच गया है, वो 20 और 80 की जर्नी खेल रहे हैं, राइट? मतलब ओवरबॉट ओवरसोल्ड तो ऐसा बता रहा है जैसा वो किंग है, बट एक्चुअली RSI का फॉर्मूला आप जाकर डायसेक्ट करने की कोशिश करो। इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन हाई लो क्लोज। ठीक। सो व्हाट डज इट मीन? जिधर जिधर ओपन हाई लो क्लोज जाएगा उधर उधर RSI जाएगा, उधर उधर स्टोकेस्टिक जाएगा, उधर ही विलियम आर जाएगा, उधर ही सुपर ट्रेंड भी जाएगा। ठीक। तो मतलब ये है कि इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स आर लैगिंग बिहाइंड द प्राइस। मैं ये लैगिंग वर्ड को हेट करता हूं, क्योंकि लैगिंग इज ऑल्सो अ गुड सिग्नल। मैं देर से बता रहा हूं लेकिन सही बता रहा हूं, ये भी तो अच्छी बात है ना। हाँ, ठीक है, बट मैं देर से बता रहा हूँ, सही गलत नहीं बता रहा हूँ। प्राइस जिधर जा रही है मैं उधर उधर जा रहा हूँ, अब ये गलत है, क्योंकि मैं बाय बताऊंगा, प्राइस अगर नीचे मुड़ गई तो मैं सेल भी बताऊंगा। तो इंडिकेटर ऑसिलेटर का खुद का वजूद नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब RSI स्क्रीन पे लगाया और मैंने ये देखा कि जब जब ओवरसोल्ड जोन आ रहा है वहां से बाइंग आने वाली है। आप पूरे RSI के ओवरसोल्ड जोन चेक कर लीजिए, सब एक जैसे दिखेंगे। पहले 20 के नीचे जा रहे हैं, फिर जंप कर रहे हैं, 20 के ऊपर आकर बाय सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया RSI। बट अब आप जाकर प्राइस पर चेक कीजिए, जितने ओवरसोल्ड जोन्स थे वो सारे जगह पर आप केवल वो प्राइस पर जाके बॉक्सेस प्लॉट कीजिए, आपको एक भी इमेज दूसरे के साथ मैच होते हुए नहीं दिखाई देगी। प्राइस विल ऑलवेज डिफर, मतलब प्राइस की जो इमेज बन रही है प्राइस पर वो हमेशा अलग होगी। प्राइस की इमेज हमेशा अलग होगी। अगर प्राइस की इमेज अलग है तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये समझाने के लिए मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के ट्रेडर ट्रेड करते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन। करेक्ट। ठीक है,
रिटेल के साथ ट्रेड करेगा, रिटेल इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करेगा, और इंस्टीट्यूशन रिटेल के साथ ट्रेड करेगा। अगर मैं 9:15 से लेकर 3:30 तक पूरे ट्रेड बाइफरकेट करूं तो इन 3 कैटेगरी के बाहर जा ही नहीं सकते। देयर इज नो फोर्थ कैटेगरी। राइट। अगर मैं ये 3 कैटेगरी को मास्टर कर दूं हाँ। तो मैं देखकर बता सकता हूं कि यहाँ ट्रेड किसके बीच में चल रहा है। ओके। और अगर मैं उनके एट्रीब्यूट समझ लूं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लूं, तो मेरे लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो अब मैं क्यों इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं? मैंने क्या कहा, सो फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड का कोई जो अच्छा फेमस एक्टर शाहरुख खान, अगर मैं उसका हाफ फेस छुपा दूं और ऊपर की हाफ इमेज आपको दिखाऊं फेस की, क्या आप पहचान पाओगे? वो तो पॉपुलर है 100% पहचान लोगे। सब छुपा दूं, केवल हेयर स्टाइल दिखाओ, तब भी आप पहचान तो जाओ। पहचाने नहीं। क्यों? यूनिक है, उनकी नोन है। आपने वो इमेज मिलियंस ऑफ टाइम्स देख ली है। करेक्ट करेक्ट। वो इमेज आपके सबकॉन्शियस में विथ ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ हिज फेस स्टोर्ड है। अब आप जब आरएसआई पे ट्रेड करते हो तो आपके ब्रेन में आरएसआई की इमेज स्टोर है। ओके। आप आरएसआई को देख रहे हो, हाँ। आपने तो फेस देखा ही नहीं उस ट्रेड का कभी। आप तो लेग्स पर ध्यान दे रहे हो, आप आरएसआई देख रहे हो। अब अगर आरएसआई की इमेज वैसे दिखेगी तो आपको इंपल्स आएगा, सबकॉन्शियस आपको इंपल्स देगा ट्रेड कर। राइट। क्यों? क्योंकि आरएसआई की इमेज पिछले इमेज को मैच कर रही है, आपके सेटअप को मैच कर रही है। प्राइस का क्या? प्राइस पे क्या वही इमेज बनी है जो पिछले बार आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था, वहां जो इमेज बनी थी वही इमेज प्राइस पे अभी बनी है क्या? करेक्ट। देयर आर मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्मिंग। अब मैं जो आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा था, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स है। एक रिटेल ट्रेड करता है तो स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल कैंडल्स फॉर्म होती है। इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है तो ह्यूज वॉल्यूम बार्स स्मॉल कैंडल्स फॉर्म होती है। क्योंकि हैंड एक्सचेंज हो जाता है। हाँ। इधर 400 करोड़ का बाय हुआ, 400 करोड़ का सेल हुआ, एक रेट पे स्क्वायर ऑफ हो गया। जब इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेड करता है तो ह्यूज इम्बैलेंस आता है, बिकॉज रिटेलर्स आर नॉट एबल टू फुलफिल द कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एट अ सिंगल रेट। ओके। वो 5 करोड़ 10 करोड़ का माल खरीदना चाहता है 1 मिनट में, रिटेलर बेच रहा है 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी। सो व्हेन ही विल बाय फ्रॉम रिटेलर्स अ बिग स्पर्ट इन प्राइस, बिग कैंडल साइजेस और बिग वॉल्यूम आपको चार्ट पर दिखाई देगा। अब ये 3 पार्ट मैंने जब एक्सप्लेन किए, इमेजेस क्रिएट हो रही है आंखों में। हाँ। प्राइस की। करेक्ट। हाँ। पहली बार प्राइस के बारे में सोच रहे हो? राइट। अभी तक तो इंडिकेटर ऑसिलेटर ही घूम रहे हैं, ये नीचे गया तो बाय, अब और ऐसा क्या कर लूं, कौन सा डाइवर्जेंस देख लूं। एक्चुअली मैं बीच में पूछने ही वाला था कि वो जो सडन स्पाइक्स आ रही है तो इज दैट बिकॉज ऑफ रिटेल और इंस्टीट्यूशन इम्बैलेंसेस? देखो, इट इज नॉट अबाउट स्टॉक प्राइसेस। देयर इज द ओनली वन रीजन बिहाइंड अ सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, be it onion, be it tomatoes, be it potatoes, be it oil, be it gold. If there is no imbalance, price will remain constant. आज तक आपने दूध का रेट एब्रप्टली बढ़ता हुआ देखा है? नहीं। बट सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है वो अपने लाइफ का। राइट। बट उसका सप्लाई इतना ब्यूटीफुली मैनेज हो जाता है, लोग कहेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, उसका सप्लाई इतना ब्यूटीफुली मैनेज्ड है कि जितनी डिमांड होती है उतना ही प्रोड्यूस होता है। बट क्या ये जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, वो नेचुरल कैलामिटीज पर डिपेंडेंट है। राइट। सूखा पड़ गया, फसल गई। अतिवृष्टि हो गई, मतलब एक्सेसिव बारिश हो गई, फिर भी फसल गई। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई आ गया, शॉर्टेज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई होने के कारण एग्जिस्टिंग डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। लोग तो प्याज खाना छोड़ेंगे नहीं, प्याज तो उतनी मात्रा में खाएंगे। सो अगर लोग प्याज उतनी मात्रा में खा रहे हैं और सप्लाई का स्कैरसिटी है, तो सप्लायर क्या करता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग डिमांड इज एज इट इज। हम लोग 1 लाख किलो प्याज खा रहे थे तो आज भी 1 लाख किलो ही खरीदने जाएंगे एवरी डे। तो उसके पास तो भी 10,000 किलो का ही सप्लाई है, तो वो मल्टीपल रेट्स बढ़ाते हुए वो सेल करने जाएगा। फिर तो ये दाम 1000 रुपये किलो भी होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? यहाँ पर आता है कंजम्पशन का जो फॉर्मूला है। वो जैसे जैसे दाम बढ़ता जाता है, एक छोटा सा गरीब हाउस होल्ड क्या करता है, अपना कंजम्पशन कम करना चाहता है। राइट। हाँ। जहाँ पर वो 1 वीक में 1 किलो खा रहा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है उसका कंजम्पशन हाफ kg, 200 ग्राम, 100 ग्राम ऐसा रिड्यूस होता जा रहा है। तो मतलब वो एक सप्लाई पे एक लेवल पे आके वो बैलेंस हो जाता है, फिर वो 100 रुपये के किलो के ऊपर नहीं जाता है ना। तो ये है ब्यूटीफुल गेम ऑफ सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये बताते समय आप जो सुन रहे थे तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो रही थी। Right. और आपने कोरिलेट किया, हाँ यार मैं जब चार्ट्स देखता हूँ कहीं मुझे ऐसे प्राइस मूवमेंट्स, ऐसे वॉल्यूम स्पर्ट्स दिखाई देते हैं। करेक्ट। राइट। तो अब रिटेलर के लिए चैलेंज क्या आया कि सबकॉन्शियस में
उसके इंडिकेटर ऑसिलेटर्स की इमेज तो स्टोर्ड है, बट प्राइस बार बार अलग अलग इमेज क्रिएट कर रहा है। यहां आता है यू कैन से फंडामेंटल बेसिक ऑफ रैंडमनेस। सो हम कहते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अकरेंस ऑफ इवेंट ऑन पर्टिकुलर सैंपल साइज। मतलब अगर मैं डाइस कहूँ तो 1/6 किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मैं कॉइन कहूँ तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है, राइट? क्यों? क्योंकि सेम कॉइन टॉस कर रहे हो, सेम डाइस टॉस कर रहे हो। डाइस चेंज कर दो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 2 डाइस ऐड कर लो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आपका इंडिकेटर सेम दिखाई दे रहा है, चार्ट पर इंडिकेटर सेम है, ऊपर प्राइस में रैंडमनेस है। मतलब जो पहली इमेज प्राइस की थी जहां पर आरएसआई ने बाय सिग्नल दिया था, उसी जगह दूसरी इमेज अब डिफरेंट है, तो क्या वो दोनों इमेज की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? आया रैंडमनेस? करेक्ट। यहां लड़ रहा है रिटेल ट्रेडर। उसको लगता है कि उसने सेम ट्रेड किया है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की है। नहीं भाई, ऊपर प्राइस अलग है। अब यहां आती है पैटर्न ट्रेडिंग। पैटर्न हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, फ्लैग, राउंडिंग बॉटम, है ना? कितने सारे पैटर्न्स हैं। डेफिनेटली। अब अगर आप मुझे पूछोगे इज पैटर्न ट्रेडिंग बेटर कंपेयर टू इंडिकेटर ऑसिलेटर? 200%, नॉट जस्ट 100%, 200%। व्हाई इज इट सो? हमने क्या कहा था? रैंडमनेस को डिलीट करना है। प्रोसेस में मैंने क्या समझाया कि आपके ट्रेडिंग से रैंडमनेस डिलीट हो गई, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गई। किसी पेड़ काटने वाले को आज तक देखा है कि वो पेड़ पे 1000 अलग जगह पर वार कर रहा है? नहीं। करेगा तो क्या होगा? रैंडम मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं होगी। नहीं हो सकती। हाँ, अगर 1000 बार में पेड़ गिरना है तो जब तक वो 1000 बार फिर से रिपीट नहीं करता उस जगह पर आकर, प्रोबेबिलिटी उसका फेवर नहीं करेगी, राइट है? तो क्या यही सिग्निफिकेंस नहीं है? यही नहीं समझ आ रहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसकी काउंट करेगी जो एक चीज को रिपीटेडली यूज करेगा। विराट कोहली ब्यूटीफुल कवर ड्राइव खेलता है, 140 के स्पीड को भी वही कवर ड्राइव खेलता है, 150 को भी वही खेलता है, 160 को भी वही कॉन्फिडेंस से खेलता है। कैसे? he has practiced it thousands of times. सो इज ही रिएक्टिंग सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली? Subconsciously. उसका स्टेटमेंट है, उसका या तेंदुलकर का, दोनों में से एक का स्टेटमेंट है। अगर आपको लगता है कि एक बैटर पिच पे खड़ा है, बॉलर गेंद डाल रहा है और बैटर अब सोच रहा है ओके इसने यहां से रिलीज किया, ये बीच में गिर रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर है, मैं इसको कट लगाऊंगा, लेग स्टंप के बाहर मैं पुल लगाऊंगा, तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग हो। इतना सोचने का तो टाइम नहीं होता है। 0.6 सेकेंड में डिलीवरी हाथ से छूट कर सर पर आती है। हमारी मसल मेमोरी होती है। व्हाट इज मसल मेमोरी? सबकॉन्शियस रिएक्शन ऑफ योर मसल। सो पॉइंट इज, जब तक एक ट्रेडर रैंडमनेस से ट्रेड कर रहा है, प्राइस पे हर जगह रैंडम है, अब पैटर्न कैसे उसको फेवर करेंगे या उसके लिए पैटर्न्स अच्छे क्यों है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बराबर। हेड एंड शोल्डर है, मान लो रिलायंस पे एक हेड एंड शोल्डर बना है या कप एंड हैंडल बना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। एसबीआई पे एक हेड एंड शोल्डर बना है, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइस। प्राइस तो 100% दोनों स्टॉक ही डिफरेंस है। बट अगर मैं ये कहूँ, हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने का एक टिपिकल तरीका है? वो तो है। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, टिपिकल तरीका है। मतलब जो लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं और जिस स्ट्रेंथ से वो ट्रेड कर रहे हैं, जब जब रिपीटेडली उसी स्ट्रेंथ से ट्रेड होगा तभी हेड एंड शोल्डर फॉर्म होगा। Am I right or wrong? है ना? Correct. मतलब सेलर की स्ट्रेंथ और बायर की स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशंस के साथ वो हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, बराबर? अगर वैसे ही ट्रेडर्स फिर से ट्रेड करे, वही ग्रुप ऑफ पीपल फिर से ट्रेड करे, तो क्या हेड एंड शोल्डर फिर से फॉर्म नहीं होगा? जरूर होगा। सेम स्टाइल में ट्रेड कर रहे हैं, सेम ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली। बट माय पॉइंट इज, दो हेड एंड शोल्डर जरूर अलग है, बट अगर मैं ये कहूं कि इस हेड एंड शोल्डर को बनाने वाले लोग और उस हेड एंड शोल्डर को बनाने वाले लोग अलग है, कैपेसिटी सेम है, तो ओके। सो पॉइंट इज, इमेज मैच हो गई, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आ गई। बट इसका मतलब ये नहीं है आपके 10 हेड एंड शोल्डर में से 8 चलेंगे। इसका मतलब है द वे यू कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, द सेम वे यू कैनॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम एज वेल। आप हमेशा सही नहीं हो सकते, उसी तरीके से आप हमेशा गलत भी नहीं हो सकते। मतलब प्रोबेबिलिटी इज अ गेम ऑफ, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फेवर्स ओनली
पर्टिकुलरनेस, मतलब एक ही चीज को आप बार बार यूज करो, रिपीटेशन को ही प्रोबेबिलिटी फेवर करती है। तो इसका मतलब अगर आप रिपीटेडली कोई एक चीज बार बार यूज करोगे प्राइस पर, तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आएगी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा फ्रॉम 1 to 10 विच वन विल परफॉर्म, विच ट्रेड विल परफॉर्म, विच वन विल नॉट। तीसरा, पांचवा, सातवां चलेगा, पहला, दूसरा, आठवां चलेगा, छठा, सातवां, आठवां चलेगा, यू नेवर नो। देयर इज नो वे इन दिस होल वर्ल्ड ये पता करने का कि 10 में से कौन सा ट्रेड परफॉर्म करने वाला है। So there we have to use risk reward ratio properly. एग्जैक्टली। सो पॉइंट इज, जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ट्रेड परफॉर्म करने वाला है, तो आपकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस में। आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू शुड ट्रीट ईच ट्रेड इक्वली। किसी को अपना माई बाप मत बनाओ। यहाँ मेरे सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, मैं घर की चाबी लगा देता हूँ, चली जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, अगले ट्रेड में जाएगी, बट घर चला जाएगा। यू शुड टेक 1% रिस्क ऑफ योर कैपिटल ऑन एवरी ट्रेड। Okay. बीट ऑप्शंस, बीट स्टॉक्स। ऑप्शन में लॉस करने का रीजन ही वही है, आपके अकाउंट में 1 लाख है और अगर आपने 1000 की पोजीशन बनाई तो आप विचलित हो जाते हो। आपको लगता है यार 99,000 ऐसा ही पड़ा है अकाउंट में, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, केवल 1000 ही दांव पर लगा हुआ है, बट वही ट्रेडिंग है। बूंद बूंद से ही प्रॉफिटेबल बनोगे, बड़ा एक साथ चंक लगा दोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। इसलिए जब ये रैंडमनेस हट गया ट्रेडिंग में से, अब आप टिपिकली पैटर्न्स यूज कर रहे हो, एक जैसा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अब आपके 10 में से 3 ट्रेड सही जाएंगे या 4 ट्रेड सही जाएंगे। सही जाएगा का मतलब क्या है? सही तो हर ट्रेड है, क्योंकि आप रिपीटेडली एक ही चीज पे ट्रेड कर रहे हो, तो हर ट्रेड तो सही हो गया, बट टारगेट तक 3 या 4 ही पहुंचेंगे। अब वो स्टेटमेंट पे आते हैं राकेश झुंझुनवाला जी के। वो खुद कह रहे हैं कि जब मैं इतने सारे ट्रेड करता हूँ उसमें से 40% भी सही नहीं होते। आप सोचो, इतना बड़ा आदमी जो इतने लेवल का कैलकुलेशन, इतना डेटा अवेलेबल है, उसका 40% नहीं सही हो रहा है, आप 80% कहाँ से कर रहे हो सही? अब आप बोलोगे किसी का 1:1 रिस्क रिवॉर्ड होता है, किसी का 1:1/2 भी होता है। आइडियल क्या है फिर? आइडियल इज अ ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड। यहां पर कैसे पता चलता है कि आप बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के ट्रेडर हो या वीक माइंडसेट के? अगर आप आज ट्रेड लिया है और 10 रुपए का स्टॉप लॉस रोज दे रहे हो, लेकिन टारगेट लेने में 100 पॉइंट ही लोगे, तो आप स्ट्रांग माइंडसेट के ट्रेडर हो। Okay. क्योंकि आपको पता है मार्केट विल नॉट डिच मी एवरी टाइम एंड मार्केट विल नॉट रिवार्ड मी ऑल्सो एवरी टाइम। Right. तो आई शुड रिस्पेक्ट मार्केट। मैं मार्केट को दूंगा और कहूंगा कि ये ले 10,000 रुपए लेकर जा, नहीं तो 1 लाख रुपए देकर जा। 8 बार नहीं देगा, एक बार 1 लाख दे दिया तो 8 बार 80,000 गए, 1 लाख आ गया, 20,000 तो जेब में बचे ना। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, सोचिए वो ट्रेडर के बारे में जो ये सोच रहा है कि जो मैं 10 ट्रेड करने वाला हूँ, इसमें से मेरी 90% एक्यूरेसी बोला था उस जो ट्रेडर से मैंने स्ट्रैटेजी सीखी, उसने 90% कहा था, 10 में से 9 ट्रेड सही आते हैं। ठीक, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या होगा उस ट्रेडर का? प्रेशर, एंजाइटी, पसीना हो जाएगा, वो पसीना पसीना हो जाएगा ट्रेड करते समय। वो सोचेगा मेरा पहला ट्रेड तो रॉन्ग चला गया, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगले 9 राइट करने का प्रेशर। राइट। हाँ। लोग बोलते हैं ग्रीड, फियर, होप, ओवर ट्रेडिंग, ये रीजंस है। नहीं है ये रीजंस, रीजन है प्रेशर। एक ट्रेडर ने अपने आप पे क्रिएट किया हुआ प्रेशर। पहला प्रेशर, जो कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूं वो कैपिटल की कल मुझे जरूरत है। राइट। और ट्रेडर वही बना है आज तक जिसको उस कैपिटल की कोई भी जरूरत अगले साल तक नहीं है। 5 लाख की उसको आज जरूरत ही नहीं है। और जब वो 5 लाख से ट्रेड करता है तो वो जाने के लिए ट्रेड कर रहा है ना, तो क्या उसको बुकिंग का प्रेशर है? नहीं। राइट आने का प्रेशर है। और जब प्रेशर नहीं है ना, तो उसका माइंड ब्लैंक है। देखो ये प्रोसेस का पार्ट है। जब मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं है राइट आने का, तो क्या मेरे माइंड में कोई भी थॉट चल रहा होगा? नहीं। इसका मतलब मेरा माइंड एकदम फ्री है। देयर इज 100% लोकेशन एक्सेस फ्री है सेटअप के बारे में सोचने के लिए। क्या मेरा ये रूल फॉलो हुआ है, क्या मेरा वो रूल फॉलो हुआ है, क्या इसने ये क्रॉस किया है, क्या उसने वो वैसा इमेज बनाया है, ये सोच रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपका माइंड लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट ही करना है। जब इससे ऑक्यूपाइड है तो सेटअप के रूल्स का है। आप तो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। सो रैंडम ट्रेडिंग विल नॉट सर्व योर पर्पस। व्हाई? क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ओके। इसका मैं एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देता हूं। आप खुद होके ट्राई करना, अपने पास एक बकेट रखना, उसमें अलग अलग साइज के पत्थर रखना। एक पत्थर 100 ग्राम का, एक 1 किलो का, एक 2 किलो का, एक 5 किलो का, ऐसे 5-6 पत्थर रखना। और सामने बुलसाई रखना 10 मीटर पर। और पहले 10 किलो का पत्थर मार के देखना
फिर उसके बाद 8 किलो का मार के देखना, फिर 5 किलो का। क्या आप एक बार भी हिट कर पाओगे? और अगर हिट हुआ तो वो लक होगा कि आपकी प्रिसीजन होगी, लक होगा। लेकिन उसी जगह हर पत्थर एक ही वेट का रखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ पहले 5 भी मिस हुए ना, छठा लग जाएगा। इट इज अ गेम ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। कहीं नहीं आती स्ट्रैटेजी सर, स्ट्रैटेजी का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको लिटरली बोलता हूं, ना रवि से ना किसी कवि से किसी से ट्रेनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का गेम नहीं, सबके पास स्ट्रैटेजी है। एवरी अदर पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हैज सम और अदर स्ट्रैटेजी। इतना फ्री डेटा अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, हर कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा है। RSI की जैकपॉट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी से कभी लॉस ही नहीं होगा, करके देख लो। बट उसके साथ प्राइस को इंडल्ज करो, प्राइस इंक्लूड करो, प्राइस का रैंडमनेस डिलीट करो। प्राइस पे वही इमेज दिखनी चाहिए जो इमेज बार बार रिपीट हो रही है। अगर वो आपने कर लिया तो आपने बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लिया। ट्रेडर हर ट्रेड में डिफरेंट रिस्क क्यों ले रहा है? मनी मैनेजमेंट ने कभी सिखाया नहीं किसी ने। व्हाई ऑप्शन सेलर्स आर मेकिंग मनी? इज मार्केट फेवरिंग देम? काइंड ऑफ, आई मीन, राकेश झुंझुनवाला जी का फिर मैं फैन हूं इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। राइट। जहां मैं 80% 90% एक्यूरेसी चेस करता था, इन लोगों ने आंखें खोली है मेरी। रिचर्ड डेनिस कहता है 5% इज इनफ। राकेश जी कहते हैं जब मैं 10 ट्रेड लेता हूं ना, मुझे पहले ही पता होता है कि 8 बकवास है, लेकिन कौन से 8 ये नहीं पता होता। तो इनमें से कौन सा टाइटन है ये पता नहीं होता, तो सभी को होल्ड करना पड़ता है, सब में 100-100 करोड़ डाल के रखना पड़ता है। कोई एक 100 करोड़ का 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ हो जाएगा, बाकी सब आधे आधे बीच में आके रुक जाएंगे। तो कोई एक चलने के लिए मुझे इन सब पे दाव लगाना है। तो वही एक ट्रेडर को समझना होगा। ट्रेडर क्या कर रहा है? अपने कैपिटल पे रिस्क पर ट्रेड का कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है। इस वजह से 2-3 कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस उसके 50% कैपिटल को ड्रॉ डाउन कर दे रहे हैं, 70% कैपिटल को ड्रॉ डाउन कर दे रहे हैं, और बेस्ट ड्रॉ डाउन परसेंटेज इज 10%। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे। 20% तक भी जा सकता है, लेकिन 10% फॉर एक एवरेज ट्रेडर 10% ड्रॉडाउन के ऊपर ड्रॉडाउन नहीं जाना चाहिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है। ड्रॉडाउन का डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग ट्रेड्स, मतलब कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस कितने हिट हो रहे हैं आपके। मान लो मेरा ड्रॉडाउन 10 स्टॉप लॉसेस का है, 11वां टारगेट आ जाता है। ये मैंने मेरे हिस्टोरिकल डेटा से, फिर से आ गया बैक टेस्टिंग, इतना जरूरी है। मेरे हिस्टोरिकल डेटा से मुझे पता है कि मेरे कंसेक्यूटिव 5 ट्रेड 6 ट्रेड से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। तो अब मैं ड्रॉडाउन कैसे कैलकुलेट करता हूं? 10% शुड बी आइडियल ड्रॉडाउन डिवाइडेड बाय 6। 6 कंसेक्यूटिव लॉसेस डिवाइडेड बाय 6, आपको पर ट्रेड रिस्क मिल जाएगी। अब आपका 20 कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ठीक है? 10 डिवाइडेड बाय 20, 0.5 इज द आंसर। मतलब यू शुड टेक अ 0.5% का रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। तब 20 ट्रेड कंटिन्यू लॉस जाएगा ना, तब भी 10% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होगा। इतना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। लेकिन सर हम 0.5 का रिस्क लेंगे तो बनेगा कितना? अरे भाई, ट्रेडिंग इज नॉट मनी मेकिंग गेम। ट्रेडिंग पैसे कमाने का गेम है ही नहीं। ट्रेडिंग इज प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। आपने लड़ाई में कौन से वॉरियर को जिंदा देखा है पता है? जिसके हाथ में ढाल है। जो सिर्फ तलवार से लड़ रहा है ना, 5 लोगों को तो मार देगा, बट कोई एक आके उसको भी मार देगा। बट जिसने चिलखत पहना हुआ है, जिसके हाथ में ढाल है, वो सर्वाइव भी कर जाएगा और बीच बीच में किसी को मारता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान दे रहा है और बाद में मारेंगे किसी को। ट्रेडिंग भी तो गेम ही है, ट्रेडिंग भी तो वॉर ही है। इतने सारे लोग आपके सामने, आपके दुश्मन है। वो आप देखो, इट इज अ जीरो सम गेम। समवंस क्रेडिट इज समवंस डेबिट। राइट। तो सामने वाला तो आपका, हम दोनों ट्रेड करें तो आप तो मेरा दुश्मन हो गए ना। सिंपल है। राइट। सो इन अ वे आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आई शुड नॉट फोकस ऑन विनिंग, आई शुड फोकस ऑन लूजिंग। और ये मेरे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा, जैसे आपने गाबा जी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा, उन्होंने आपको एक बिगेस्ट लर्निंग दी, वैसे मेरा एक बिगेस्ट लर्निंग है ट्रेड फॉर लॉस। इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कोई कहता है ना, मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी पियो, कितने सारे डाइजेशन के प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही ट्रेड फॉर लॉस, ये ट्रेड मैं लॉस के लिए ले रहा हूँ, करके देखो आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस प्रोसेस के माध्यम से। मैं आपको समझा रहा हूँ। लेते समय इंसान करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए मांगता है, लेकिन देते समय व्हेन यू आर गिविंग समथिंग, आपका माइंड मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कर लेता है। सेलर के लिए इतना तकलीफ नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि एक्सचेंज ने ही उनका मनी मैनेजमेंट कर रखा है। 2.5 लाख रुपए तो निफ्टी शॉर्ट करने का मांग रहे हैं, बराबर है, तो मनी मैनेजमेंट तो हो गया।
तो मनी मैनेजमेंट का ये जो गेम है, ये ट्रेडर को पहले समझना होगा। सबसे पहले लॉस के लिए ट्रेड करने का एडवांटेज है, आप जब देने के लिए ट्रेड करोगे, आप ये बोलोगे, जैसे मैं मेरे ट्रेडिंग डेस्क पे सब ट्रेडर को ट्रेड डालते समय कहता हूँ, ये ट्रेड में लॉस होने वाला है, ये ट्रेड में हमें इतना लॉस देना है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, घूमने चले जाओ, क्योंकि आपने देने के लिए ट्रेड किया। अब देने के लिए ट्रेड किया तो सबसे पहले मैंने अपने कैपिटल का 1% ही दूंगा। ओके, पहला हो गया मनी मैनेजमेंट। सेकंड, मैं जब देने के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो फेवर में जा रहा है तो मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रहा है। फेवर में जा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूं मार्केट को, अरे मैं देने के लिए ट्रेड कर रहा हूं, मैं 1000 रुपए लेकर जा बोल रहा हूं, तू मुझे क्या 1000 रुपए प्लस दिखा रहा है? नहीं चाहिए। अभी तक जो 1000 रुपए वो बुक कर रहा था, डर रहा था कि ये नीचे नहीं आ जाए, चलो 500 बुक कर लेते, चलो अब उसको 1000 पे भी डर नहीं लग रहा है। अब वो 1000 रुपए प्लस पे भी ये सोच रहा है, नहीं मैं, तू एक काम कर, ये 1000 रुपए तू भी रख और मेरे 1000 भी लेके जा। मार्केट को आप ये बोल रहे हो, मार्केट और प्लस जा रहा है, 2000 प्लस। मेरा सवाल है, आपने 2000 प्लस देखे क्यों? कैसे? क्योंकि आपने 1000 पे एग्जिट नहीं किया। 99% रिटेल ट्रेडर 1000 रुपए प्लस में तो शक्तिमान की स्पीड से भाग जाता है। रीजन वही है ना। अब यहां पर आप डरे नहीं, 1000 को नहीं डरे, अब 2000 को भी नहीं डरे। अब 2000 पे आप क्या बोल रहे हो मार्केट को, देख भाई मैं तुझे 1000 दे रहा था, तूने नहीं लिए, अब तू मुझे 2000 दे रहा है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब जेब से 1000 भी नहीं दूंगा, अब मैं मेरे जेब से तुझे 1000 भी नहीं दूंगा। स्टॉप लॉस ट्रेल टू रेट। क्या यहां पर खोने के लिए कुछ बचा? और पाने के लिए बहुत कुछ अनलिमिटेड है। अगर आपको 10 में से 5 बार भी ट्रेल करने को मिला तो 1:5 1:10 लेने में डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहां पर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट ये फॉलो करने के लिए आपने, जैसा मुझे स्टार्टिंग में कहा था कि सर साइकोलॉजी सीखने के लिए या कुछ टाइम तो लगेगा ना, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। सर अगर मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली, है ना, लेकिन जिम में जाने के लिए टाइम लगेगा क्या? मतलब 6 पैक एब्स मेरे जिम में जाने से बनेंगे, ये तो मानते हो आप? तो जिम में तो मुझे आज से जाना होगा, राइट। तो मुझे 1:4 1:10 के लिए आज से ट्रेड छोड़ने पड़ेंगे ना। वेरी नाइस। तो आप जिसके लिए बोल रहे हो कि टाइम लगेगा, आप ये बोल सकते हो कि ये करते हुए प्रॉफिटेबल बनने को टाइम लगेगा, दैट आई कैन एग्री। करेक्ट। बट ये करने के लिए भी मुझे टाइम लगेगा। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा था सर 1:4 आपके लिए ईजी है, ऐसे ही बीच में एग्जिट कर लिए कुछ ट्रेड्स। बोला सर नहीं, आपके लिए भी ईजी है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बात सिंपल है, आप ये नहीं बोल रहे हो कि यही करने से मैं देर सवेर प्रॉफिटेबल बनूंगा, या आप अपने आप को डाइजेस्ट नहीं करवा रहे हो। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अगर ये सोचोगे कि आज मैं 1:2 बुक करूंगा और कुछ दिनों में, महीनों में, साल में 1:4 तक पहुंच जाऊंगा, रॉन्ग, 1:1 पे आ जाओगे। रीजन, 1:2 तक जाने से पहले पलटते हुए बहुत सारे ट्रेड्स दिखाई देंगे। आपका माइंड बोलेगा यार मैक्सिमम ट्रेड तो 1:1 से पलट रहे हैं, चलो हम लोग 1:1 का ही टारगेट रखते हैं। कुछ दिन बाद ये दिखेगा कि मैक्सिमम ट्रेड तो 0.5 से पलट रहे हैं, आप बोले 0.5 बुक करते हैं। स्लोली स्लोली आप क्या कर रहे हो, आपका जो गेन है वो रिड्यूस करते जा रहे हो, और यही रिटेल ट्रेडर कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि साइकोलॉजी इज 99%, स्ट्रैटेजी इज जस्ट 1%। स्ट्रैटेजी का रोल ही नहीं है। एंट्री दिलवाने के बाद चार्ट आपके फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये स्ट्रैटेजी बताती है आपको? नहीं बताती। ये सारी प्रोसेस जब एक रिटेल ट्रेडर फॉलो करते करते आएगा तो सबसे पहला ये एडवांटेज मिलेगा उसको। जैसे ही मैंने लॉस के लिए ट्रेड किया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट 1% पे आ गया, प्रॉफिट में डर लगना बंद हो गया, क्योंकि रिस्क ही इतना छोटा लिया है कि प्रॉफिट भी छोटे दिखने लगे हैं। भले ही वो कैपिटल का 4% हो जाएगा 1:4, और 4% इन अ डे यार जैकपॉट है ना, डेफिनेटली है ना। लेकिन उनको डबल करना है कैपिटल, और इसी चक्कर में कैपिटल गायब होते जा रहे हैं, है ना। सो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग पे। ये भी तो एक ड्रॉप, मैंने बोला फियर, होप, ओवर ट्रेडिंग, राइट, ये सब गलत है, प्रेशर ही मेन रीजन है। अब ओवर ट्रेडिंग में बता दो, इसको कैसे हमने लॉस के लिए ट्रेड करने से ओवर ट्रेडिंग कैसे खत्म हो गई, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही मैंने लॉस के लिए ट्रेड किया, अब मुझे प्रॉफिट से डर लगना बंद हो गया। 1:1 पे भी मैं ट्रेड नहीं बुक कर रहा हूँ, 1:2 पे भी बुक नहीं कर रहा हूँ, 1:2 पे ट्रेल कर दे रहा हूँ, ट्रेल जाए लॉस ना हो, 3 होल्ड कर रहा हूँ, 4। ये टारगेट आने के लिए कितना समय लगेगा? कभी 6 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 30 मिनट्स। आप तो अभी तक नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड एग्जिट कर रहे थे, स्कैल्पिंग के नाम पर अपना फियर छुपा रहे थे। जो स्कैल्पिंग करता है ना, वो अपना फियर छुपाता है होल्ड करने का। वो अपने आप को ये नहीं बोल पा रहा कि मुझे होल्ड नहीं करना आता।
इसलिए अर्ली एग्जिट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोलेगा वो, मैं स्कैल्पर हूँ बोल देगा। सो पॉइंट इज, अब अगर आपने 30 मिनट ट्रेड होल्ड कर लिया, 2 घंटे ट्रेड होल्ड कर लिए, 6 घंटे ट्रेड होल्ड कर लिए, दूसरा ट्रेड तो किया ही नहीं, क्योंकि पहला ही ट्रेड तो खत्म नहीं हुआ ना। आप दूसरा ट्रेड कब इनिशिएट कर रहे हो? जब पहला एग्जिट कर रहे हो। क्या होता है, ट्रेड लिया, 1 मिनट में एग्जिट कर दिया, आपका माइंड रिलैक्स हो गया। फियरफुल कब था? एंजाइटी में कब था? जब ओपन था। एग्जिट हो गया, जैसे ही एग्जिट हो गया, 1000 रुपीज बुक किए, सेंस ऑफ रिवॉर्ड आ गया, है ना, आपको एक रिवॉर्ड मिल गया, और उस वजह से आपको ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे 10 बार रिपीट कर दूं तो 10,000 बन जाएंगे। आपको सेंस ऑफ कंपल्शन आ गया, आप नेक्स्ट ट्रेड मारने गए, और अब ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते गए। ये होल्ड करने के कारण नेक्स्ट ट्रेड करने का आपके माइंड में थॉट ही नहीं आया। 6 घंटे तक एक ही ट्रेड चल रहा है, ओवर ट्रेडिंग का सोल्यूशन। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडर ये भी बोल सकते हैं, इसको मैं अग्री करता हूँ कि सर आप बोल रहे हो आसान है होल्ड करना, लेकिन होल्ड करना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है आसान, बट इसका भी बहुत प्यारा सोल्यूशन है। स्टॉप लॉस लगाना तो आसान है, ऑफ कोर्स, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। 1% रिस्क लगाना तो आसान है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। 1% रिस्क लगाओ, एंट्री करो, सिस्टम बंद कर दो, घूमने चले जाओ, बंद, ये भी तो आसान ही है ना, राइट। सिस्टम बंद कर दो और घूमने चले जाओ। मैक्सिमम क्या होगा, आपने क्या किया, मैंने 1% लॉस के लिए ट्रेड किया, तो वही तो होने वाला है। अगर मान लो 10% भाग गया, तो सिस्टम बंद होने के कारण एक भी रेड कैंडल से आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। सिस्टम बंद होने के कारण एक भी रेड कैंडल से आपको पेन नहीं होगा, एंजाइटी फील नहीं होगा, और आप होल्ड कर जाओगे पोजीशन को। ये एक बहुत प्राइम सोल्यूशन है। तो ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सिस्टम बंद कर दो, होल्ड कर लो, राइट, दिस इज वन वे ऑफ होल्डिंग योर पोजीशन। दिस इज नॉट द राइट वे, बट ये करते करते जब आपको 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल दिखाई देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा यार मैं जब देख नहीं रहा हूँ तब भी तो मार्केट फेवर में जा रहा है। तो मार्केट फेवर में जाने के लिए देखते रहे, आपके देखने ना देखने मात्र से मार्केट ना आपके फेवर में जाएगा ना आपके अगेंस्ट जाएगा, मार्केट अपनी चाल चलता रहेगा। सर लेकिन आप जो बोल रहे हो, ये ऑप्शन बाइंग के कंसेप्ट्स और रूल्स को आपको लग रहा है फॉलो करता है? बिकॉज ऑप्शन बाइंग में तो प्रीमियम डीके करता रहता है जी। सो वो जो आप बोल रहे हो कि मतलब 10 में से 1 ट्रेड या 2 ट्रेड आपको बस सही चाहिए, ऑप्शंस में तो ऐसा भी हो जाएगा कि 10 में से 10 आपका प्रीमियम खा के, बिल्कुल सही, डीके होके सब खत्म हो जाएगा। इसको समझने के लिए ना फिर से एक बार चार्ट समझना होगा, ठीक। अब एक स्टेटमेंट है मार्केट में, और ये बिल्कुल यूनिवर्सली ट्रू है, market remains sideways for 60 to 70% of the times and trending 30 to 40% of the times। यूनिवर्सली करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कब तक पैसा डालता रहेगा? मूवमेंट तो इंस्टीट्यूशन की वजह से आती है, मूवमेंट इम्बैलेंस की वजह से आती है, और इम्बैलेंस रोज कैसे करेगा? पैसा तो खत्म हो जाएगा ना। इम्बैलेंस तो घूम घूम कर आता है, साइक्लिक आएगा। इसीलिए 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहता है और 30% ऑफ द टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग रहता है। अब यहाँ पर की क्या है, एक ऑप्शन बायर को ये समझना पड़ेगा, दैट मीन्स 70% मार्केट उसका दुश्मन है। ओके। अगर उसने ये समझ लिया कि मार्केट साइडवेज रहते समय उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नजर आते हैं, और मार्केट ट्रेंडिंग जब होता है, जिस दिन बड़े बड़े मूव्स आते हैं, उस दिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो वो 70% में से 50% ऑफ द टाइम्स तो बच जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ऑप्शन बायर ने साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक ऑप्शन सेलर कंसिस्टेंट पैसे बनाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट वैसे ही फेवर करता है उसको, ऑप्शन का जो नेचर है वो उसको वैसे ही फेवर करता है। बट एक जैसे राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं, खरीदने वाला रोज लॉस करता है, बेचने वाला एक दिन तिजोरी खरीदने वाले का जेब खाली और बेचने वाले का तिजोरी खाली। ये उनका स्टेटमेंट, और बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने कहा है सर ऑप्शन में मैंने रोज हर महीने में 4-4%, 3-3% रिटर्न कमाया, एक दिन आया उसने 6 महीने का लेकर चला गया। अब यहाँ पर भी मैं डिसएग्री करता हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ स्किलफुल लोग हैं जो इसको भी मैनेज कर जाते हैं और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी गुड गेम, ठीक है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर क्या सीखने लायक है? व्हेन मार्केट इज फेवरिंग ऑप्शन सेलर, इट इज नॉट योर डे। So 70% of the times market favors option seller, तो 70% days are not yours। तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ क्या होते हैं। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम जो भी यूज़ करते हो, आप उस स्क्रीन पे लगाओ और पिछले मतलब 100-200 चार्ट स्टडी करो, और ये देखो जब बहुत नैरो कैंडल्स बनते रहती है, नैरो साइज की कैंडल्स बनती है ऑन 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम, वो दिन मार्केट मोस्टली
निफ्टी 40 50 60 पॉइंट्स में रेंज में अटका जाता है और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स के रेंज में अटका होता है। बट जिस दिन निफ्टी में मल्टीपल कैंडल्स 30 to 40 पॉइंट्स की बन रही है और बैंक निफ्टी में 70 to 100 पॉइंट्स की मल्टीपल कैंडल्स बन रही है, वो मोमेंटम का दिन होता है। ओके अगर आप उन दिनों को स्टडी करोगे, और ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, आप जाकर बैक टेस्ट करो, 100 to 100 चार्ट्स बैक टेस्ट करो, जिससे आपको खुद के रेफरेंसेस का कॉन्फिडेंस है। जब आप ट्रेड लो तो आपको पता हो कि आपका माइंड बोले हाँ मैंने देखा है, सुना है नहीं, मैंने देखा है, सबकॉन्शियस को ट्रेन किया है। ये कुछ चीजें अगर एक ऑप्शन बायर इनकॉर्पोरेट करे तो वो उसका जो 70% ऑफ द टाइम्स लॉस होने वाला था वो उसको कंट्रोल कर मिनिमाइज लेगा। कर सकता। बट मार्केट का नेचर, मतलब मैं जो स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ और ऑप्शन में ट्रेडिंग, ये जमीन आसमान अंतर है। ऑप्शन बायर में ये जो रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जितना जल्दी टारगेट आएगा उतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट टारगेट आने के लिए जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो तो बार बार आपके रेट पे आके आपको डराएगा, ट्रेल भी हिट हो जाएगा कई बार। तो मोमेंटम वाला दिन ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो अपने पैसों के साथ खेल रहा है, आग लगा रहा है पैसों को। सो ऑप्शन बाइंग एक तरीके से आप ना करो, ऐसे ही गाइड। मैं तो बिल्कुल, मैंने ऑप्शन बाइंग छोड़ दी है। मैं सबसे बड़ा सेटबैक ऑप्शन बाइंग में लिया है। आई वॉज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में बहुत अच्छा कर रहा था मैं 2016 17 18। फिर मैंने यूट्यूब देखा और कई सारे लोग मैं महीने में 1 लाख 2 लाख बना रहा हूँ, सैलरी निकाल रहा हूँ अपनी, और लोग दिन का 4 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या सही में मुझे ट्रेडिंग पता भी है, और क्या ये सेगमेंट वरदान है ट्रेडर के लिए? सोचे समझे बगैर वैसा ही होता है सबके साथ। मैं भी ऑप्शन में घुसा, मेरा भी बड़ा सेटबैक आया, लेकिन उससे लर्निंग ली, चार्ट स्टडी किया, उसी से रिकवरी भी की। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप स्टॉक से पैसे कमाते हो उस समय आप में बहुत अलग कॉन्फिडेंस होता है। और यूएस मार्केट में तो स्टॉक 40% 80% 100% इन अ डे भी मूव करते हैं। हाँ इंडिया में तो हमने 20% का अपर कैप लगाया है। हाँ, आप कहोगे कि फ्यूचर का तो नहीं है ना, फ्यूचर में तो अपर सर्किट नहीं लगता है, फ्यूचर का स्टॉक 3% भी कहाँ भागता है, करेक्ट है ना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अगर आप ये सीक्वेंस ध्यान में रखो जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, तो एक ट्रेडर का 90% जॉब डन हो जाएगा। साइडवेज मार्केट आपका दुश्मन है, ट्रेंडिंग मार्केट आपका फ्रेंड है। ट्रेंडिंग मार्केट पहचानने का एक ही तरीका है, ट्रेंडिंग मार्केट में साइज ऑफ द कैंडल्स एवरेज कैंडल से 3-3 गुना 4-4 गुना बड़ी बनती है। ओके कोई भी टाइम फ्रेम की, बीट 1 मिनट बीट 1 आवर, आप सिर्फ चार्ट लगाओ और चार्ट पर जाकर देखोगे तो आपको कैंडल साइजेस में रिटेल मूवमेंट जहाँ हो रही है, वॉल्यूम और कैंडल की साइजेस ही बता देगी कि ये रिटेल साइडवेज मूवमेंट है और ये मोमेंटम वाली मूवमेंट है। तो मोमेंटम कहाँ आता है, इसका साइन आपको कैंडल के साइजेस से मिल जाएगा। ओके ये पहला चीज। सो ट्रेडिंग में हमें पैसे कमाने हैं, ट्रेड हमें प्रोसेस के लिए करना है, बट ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने का बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है, हारते समय छोटा हारो, जीतते समय बड़ा जीतो। राइट। बड़ा जीतने के लिए मोमेंटम जरूरी है, बड़ा जीतने के लिए मोमेंटम जरूरी है। मोमेंटम इम्बैलेंस से आता है। प्याज का एग्जांपल देखो, हाँ स्टॉक में भी मोमेंटम, मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा कुछ चार्ट। यस मोमेंटम इम्बैलेंस से आता है, इम्बैलेंस वॉल्यूम से दिखाई देता है। एक्सेप्शनली ह्यूज वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे चार्ट पर तो वहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स ही नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे इम्बैलेंस है। राइट। और इम्बैलेंस की जगह ट्रेड करोगे तो 10 में से 3 बार 4 बार 1:4 1:5 मिल जाएगा, 10 बार नहीं मिलेगा। रीजन है, बट रीजन इसका नहीं है कि 10 में से 10 बार राइट आना है, 3 ही बार राइट आना है, 4 ही बार राइट आना है। 3-4 बार अगर आपने 1:4 बुक कर लिया तो 16% बना लोगे, और जो 6 बार रॉन्ग है 6% चले जाएंगे, तब भी महीने में 10% 5% गेन हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट द ट्रेडिंग इज। रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक अप्रोच, ट्रेड विद द रीजंस एंड रिमूव रैंडमनेस फ्रॉम योर ट्रेडिंग। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, जिस ट्रेडर ने भी खुद की प्रैक्टिस से रैंडमनेस अगर ट्रेडिंग से गायब कर दी, प्राइस एक्शन पे बिल्कुल सेम इमेज ट्रेड करने लग गया, वो ट्रेडर का स्ट्रगल बंद हो जाएगा। मैंने इस अभी तक जो एक्सप्लेन किया प्रोसेस में, इसमें मोमेंटम का रीजन भी है, सेम पैटर्न कैसे दिखते हैं उसका भी रीजन है। ये सब अगर कोई जेल कर लेगा प्रॉपरली तो वो एक बहुत अच्छी सिस्टम डिवाइस कर सकता है, इवन विद द इंडिकेटर्स। मैं पहले ऐसे कहता था कि इंडिकेटर ऑसिलेटर फालतू थे, क्योंकि मैंने बहुत लॉस किया था। लेकिन मैं बाद में समझ में आया कि स्ट्रैटेजी से तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। स्ट्रैटेजी इज जस्ट अ रीजन और अ टूल टू एंटर इनटू अ ट्रेड। इसके अलावा स्ट्रैटेजी का कोई रोल नहीं है। स्ट्रैटेजी केवल आपको बस स्टॉप तक पहुंचवाएगी, एंट्री तक।
एंट्री के बाद हाउ यू हैंडल योर ट्रेड इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड माइंडसेट. डिसिप्लिन इज अ पार्ट ऑफ अ माइंडसेट. रविंद्र सर, आप मुझे बताइए कि आप कैसे ट्रेड में एंटर लेते हो एंड स्पाइडर आपको कैसे हेल्प करता है वो ट्रेड ढूंढने में, वो आप मुझे एक बार चार्ट के माध्यम से प्लीज़ बताइए. मैंने किर्लोस्कर ब्रदर्स का चार्ट ओपन किया है. वाई किर्लोस्कर ब्रदर्स, यही से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. करेक्ट. हाउ किर्लोस्कर ब्रदर्स ओनली? देयर आर 2000 चार्ट लिस्टेड ऑन एनएससी. आपने किर्लोस्कर ब्रदर्स कहाँ से ढूंढ के निकाला? करेक्ट. तो आइरिस में एक फीचर है टेक्निकल क्वेरी का, जहाँ पर आप वॉल्यूम के ऊपर कोई क्वेरी सेट कर सकते हो. जैसे मेरी एक सिंपल सी क्वेरी है, इफ एनी स्टॉक जो उसके पिछले 2000 1 मिनट वॉल्यूम बार्स के एवरेज के 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स वॉल्यूम जनरेट करता है, ओके. साथ ही में वो 8 CR से ऊपर होता है. हाँ. पहले मेरा 4 CR क्राइटेरिया होता था, बट जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है, मैनिपुलेशन के लिए लगने वाली स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन भी बढ़ती जाती है. तो मैं उस क्राइटेरिया को थोड़ा थोड़ा मोल्ड, तो 1 करोड़ से शुरू किया था. जब पहली बार मनीष ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था 1 करोड़ क्राइटेरिया था. हाँ. पिछले साल तक हमने इसको 4 करोड़ पे यूज़ किया, अब 8 करोड़ तक लेकर गए हैं. ओके. तो इस क्राइटेरिया को वॉल्यूम के स्कैनर में टेक्निकल क्वेरी में सेट कर दी जाती है. अब वो टेक्निकल क्वेरी इन लाइव मार्केट, मुझे कोई हेडेक नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है कौन सा स्टॉक देखना है. इन लाइव मार्केट वो टेक्निकल क्वेरी रन होते रहती है ऑटो रिफ्रेश पर, और जो स्टॉक में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो स्टॉक मेरे सामने आते हैं. ओके. अब इट इज माय मैनुअल इंटरवेंशन. एक बार वो स्कैनर में स्टॉक आ गया तो उस पर क्लिक करके ये देखना कि क्या वो मेरी कंडीशंस चार्ट पर फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके. तो ये 2 सिंपल क्राइटेरिया है. सॉफ्टवेयर मुझे रेडीमेड वो स्टॉक तक पहुंचा दे रहा है जो हाई प्रोबेबल है, जो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करे. ओके. और इट इज नॉट जस्ट अबाउट वॉल्यूम. टेक्निकल क्वेरी में आप सेवरल 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपका इंडिकेटर ऑसिलेटर पे होगा, हाँ. RSI पे होगा, वो सारा सेट कर सकते हो. बिल्कुल आपको जो कंडीशन चाहिए उस पॉइंट पर वो स्टॉक आपको टेक्निकल क्वेरी में मिल जाएगा. करेक्ट. तो मैं तो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, इम्बैलेंस ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए वॉल्यूम क्वेरी सफिशिएंट है ना. ओके. किसी को भी अगर क्वेरी सेट करना, यूज करना है, और वो इतना वेल वर्स विथ प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आइरिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर देम परफेक्ट. अकॉर्डिंग टू मी. ओके. ठीक है, चलो अभी तक तो आगे. यही यूज किया है. लेट्स सी. सो दिस इज किर्लोस्कर ब्रदर्स चार्ट ऑन अ स्क्रीन. अगर मैं इसका 10 दिन का इंट्राडे आपको दिखाऊं, तो आपको चार्ट पर नजर डालते ही समझ आएगा कि जो ये वॉल्यूम है यहाँ पर, ये वॉल्यूम के कंपैरिजन में पिछले 6-7 दिन के वॉल्यूम स्क्रीन पर नजर तक नहीं आ रहे हैं. इट्स एब्सोल्युटली मतलब वैनिश हो चुके हैं और मोमेंट कंप्लीट साइडवेज है. इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि 3 टाइप का ट्रेडिंग होगा, रिटेल, इंस्टीट्यूशन रिटेल और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन. करेक्ट. तो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन तो वैसे ही हमारे काम का नहीं, क्योंकि इसमें इम्बैलेंस नहीं है, हैंड एक्सचेंज हो रहा है और इंस्टीट्यूशन एक ट्रेड करके चला जाएगा. राइट. यहाँ पे रिटेल कैसे नजर आ रहा है, सब स्मॉल कैंडल्स है, सब स्मॉल वॉल्यूम्स है. बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ओके. यहाँ पर अगर आप देखोगे 25 तारीख को किर्लोस्कर ब्रदर्स में एवरेज के मुकाबले एक्सेप्शनली ह्यूज वॉल्यूम आया. अब यहाँ पर जो वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन ने लाया, वो वॉल्यूम को एक रेट पे रिटेल ट्रेडर्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. इस वजह से आपको अगर कैंडल साइज देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रॉडर कैंडल्स बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है. राइट. ये बड़ी कैंडल्स एक सिग्नल है कि इस स्टॉक में इम्बैलेंस प्रेजेंट है. ओके. ठीक. अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, रोज ये स्टॉक 3% के रेंज में ट्रेड कर रहा था, आज 6% ऊपर है, 7% ऊपर है. इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा इतना ऊपर प्रेडिक्ट करने लगता है. प्रेडिक्ट से डायरेक्शन को रिवर्स ट्रेड करने की कोशिश, टॉप कैच करने की कोशिश कर रहा है. यार रोज तो 3% के रेंज में था, अचानक 5-6% भाग गया, 7% भाग गया है. अब इतना ऊपर गया और कितना ऊपर जाएगा. अब इसके इस थॉट को, क्योंकि इसने डिसीजन बना लिया है कि इसको शॉर्ट करना है, अब पूरी कायनात मतलब पूरा चार्ट उसको हेल्प करेगा शॉर्ट करने के लिए. कैसे? जैसे ही वो चार्ट लगाएगा, डेली टाइम फ्रेम करेगा, उसको कहीं ना कहीं पीछे, अगर वो 52 वीक्स हाई नहीं है तो पीछे रेजिस्टेंस नजर आएगा. हाँ. नहीं भी होगा तब भी नजर आएगा. ओके. नहीं भी होगा तो ये पैदा भी कर लेगा कि ये रेजिस्टेंस है. राइट. तो मतलब ये कि वो रीजन बना रहा है उसको शॉर्ट करना है. राइट. 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 वो चार्ट को नहीं पूछ रहा है, वो चार्ट पर इम्पोज कर रहा है उसके डिसीजंस. करेक्ट. कि ये रेजिस्टेंस है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. यस. अब वो ये सोच रहा है. अब यहाँ पर उसका माइंड क्या गलती कर रहा है, ये उसको समझ नहीं आ रहा है. जो पिछले 10 दिन तक वो साइडवेज था, वो क्यों था? क्योंकि उसमें साइडवेज रहने का रीजन प्रेजेंट था. ओके. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट.
किसी को 97% मार्क्स कंटिन्यू एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 90 मतलब 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, हर साल 97 निकाल रहा है वो, मतलब वो 9th में इंटेलिजेंट नहीं है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंटेलिजेंट है वो बंदा। इसका मतलब ये चार्ट 10 दिन से साइडवेज है, तो 10 दिन से उसमें रिटेल ट्रेडिंग हो रही है, 10 दिन से उसमें साइडवेज का रीजन प्रेजेंट है, और जब साइडवेज का रीजन प्रेजेंट है तो वो साइडवेज जाएगा। आप उसमें कम रिस्क है ये सोचकर ट्रेड करते हो। ओके, ठीक, करेक्ट। आज वो 10% भागा है क्योंकि उसमें मोमेंटम का रीजन प्रेजेंट है, तो जिस रीजन से वो 10% भागा है उस रीजन से वो 20% नहीं जा सकता। राइट। जिस दिन उसमें मोमेंटम का रीजन प्रेजेंट है आप उसको साइडवेज रोकना चाहते हो, और जिस दिन उसमें साइडवेज का रीजन प्रेजेंट है आप ट्रेड डालकर भोलेनाथ को बोल रहे भगा दे इसको। अरे उसका नेचर साइडवेज का है, उसमें ट्रेडर साइडवेज है, कैसे भागेगा वो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, पहले इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम के साथ पहली मूवमेंट हो जाने देते हैं, क्योंकि पहले मूवमेंट को कैच करने जाएगी तो रिवर्स में हमारा स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आएगा। राइट। क्योंकि मोमेंटम के टाइम पे 2 3 3 5% के मूवमेंट होते हैं। बराबर। अब इसके बाद हम ये सोचते हैं कि एक साइड में तो इंस्टीट्यूशनल इसको ऊपर लेकर जा रहा है, बट हु इज सेलिंग, हमें सेलर भी देखना है। तो हम कुछ पीरियड के लिए उसको साइडवेज या कंसोलिडेशन या सेलर को जांचने के लिए, सेलर को देखने के लिए कि किस स्ट्रेंथ का सेलर इसमें ट्रेड कर रहा है, हम उसको साइडवेज जाने देते हैं। अब समटाइम्स स्टॉक ए शेप बनाता हुआ नीचे आ जाता है, ओके। समटाइम्स वो वीकनेस से साइडवेज जाता है। वहां पर क्या हमें एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं, फिर से नीचे आते हुए कैंडल के साइजेस छोटे छोटे होते जा रहे हैं, साथ में वॉल्यूम भी रिड्यूस होता जा रहा है, जैसे इस चार्ट पर हमें नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी रिड्यूस होता जा रहा है, कैंडल के साइजेस भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, और जैसे ये हमें नजर आता है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे हम ट्रेड लेते हैं उसके लो के स्टॉप लॉस के साथ। ओह, दैट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। बट अगर मैंने आपको अभी किर्लोस्कर ब्रदर्स दिखाया है, मैं आपको सेम टाइम पे हमारा नेक्स्ट ट्रेड फर्स्ट ट्राई वो भी दिखाता हूँ, आपको लगेगा चार्ट तो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ट्राई भी वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा किर्लोस्कर। ठीक है, देखिए व्यूवर को भी नजर आएगा कि फर्स्ट ट्राई का भी चार्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार ये तो किर्लोस्कर ब्रदर्स का ही चार्ट है। रीजन सिंपल है, मैं आपको और एक चार्ट ओपन करता हूँ, BEML भी नजर आएगा आपको। सी, आपको BEML भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो फर्स्ट क्राई और किर्लोस्कर ब्रदर्स वाला ही चार्ट है। राइट। रीजन बहुत सिंपल है, मैंने रैंडमनेस निकाल दिया है। जब वो रीजन चार्ट पर प्रेजेंट होता है, वो रीजन से बनने वाला चार्ट सिर्फ स्टॉक का नाम और स्टॉक का रेट चेंज करता है, इमेज वही फॉर्म होती है। और जब इमेज वही फॉर्म होगी तो आप उसको कितना भी ढक लो, मैं शाहरुख खान को पहचान लूंगा। तो उसी तरीके से मेरा सेटअप मुझे नजर आ जाएगा, और अब मैं इसमें ट्रेड करते समय कहूंगा कि मुझे चाहिए वो सारी रीजनिंग यहाँ प्रेजेंट है, मुझे चाहिए वो फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। अब मैं इसको 20,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ जो भी मेरा रिस्क पर ट्रेड है वो लॉस देने को रेडी हूँ। ये ट्रेड है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ आता है तो निकल जाए, और अगर यहाँ नहीं आता तो फिर 4 गुना फेवर में जाए। इट्स दैट सिंपल। सुपर्ब। तो अभी मैं आपको पोजिशनल के भी 2 स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर BSE में ह्यूज इन्फ्लक्स आया, जो बहुत पहले आया था कभी 2021-22 में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला 2024 में सितंबर महीने से, और इस जगह से हमने BSE को उठाया है। देन इस महीने से हमने सितंबर महीने से इसको उठाया है, और बहुत टू एंड फ्रो मूव कर रहा था, लेकिन अभी भी हमारा पोजीशन होल्ड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट है, ऑफ कोर्स एक्सचेंज की मोनोपोली BSE और NSE है, मल्टीपल सब्जी मंडी नहीं है यहाँ पर। राइट राइट राइट। तो बेस्ट स्टॉक है। अब इसको नहीं होल्ड करें तो किसी को होल्ड करेंगे, है ना। सेम विथ ITI एज वेल। अब ITI में भी क्या हुआ, बिल्कुल सेम टाइम पर इन द मंथ ऑफ नवंबर देखोगे एक्सेप्शनल इन्फ्लक्स आया है, और वॉल्यूम 10 CR 20 CR आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ। इतने ह्यूज वॉल्यूम से ये जो मोमेंटम आया है आपको दिखाई दे रहा है। फ्रॉम 250 रुपीज स्टॉक वेंट टू 595, ओह, लगभग डबल ऑलमोस्ट इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। 60 डेज में डबल हुआ। ना फंडामेंटल स्टडी किया, ना PE रेशियो स्टडी किया, ना EPS स्टडी किया, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे केवल चार्ट रीडिंग आती है, मुझे केवल इम्बैलेंस ढूंढने आते हैं। अब अगर इसका डेली चार्ट देखोगे तब भी जो देख रहा है वो मुझे बताए क्या किर्लोस्कर ब्रदर्स, बीट फर्स्ट क्राई, बीट BSE, कोई भी चार्ट में डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल इमेज कॉपी पेस्ट हो रही है, और इसीलिए प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम कर रही है। ओके।
इसीलिए मैं ट्रेड को होल्ड कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे बैक ऑफ अ माइंड, मेरे सबकॉन्शियस में वो सपोर्ट प्रेजेंट है कि जब भी ऐसे होता है 10 में से 3 तो बेफिक्र 1:10 चले जाते हैं इन पोजिशनल, इन स्विंग ट्रेड। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे बैक टेस्टिंग की वजह से, रिपीटेडली सेम चीज पर ट्रेड करने की वजह से आता है। मैं आपको फिर से आपके माध्यम से आपके व्यूअर को बताना चाहता हूं, आपको किसी के ट्रेनिंग की एज पर स्ट्रैटेजी इज कंसर्न कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो ट्रेनर को ब्लेम मत करो। आप आपका डिसीजन ले रहे हो। राइट। होता क्या है, इसने फ्रॉड किया, उसने 200 करोड़ ट्रेनिंग से कमाए, उसने 400 करोड़ ट्रेनिंग से कमाए, क्या वो 200 करोड़ के लिए क्या आपके कनपट्टी पे रखी थी कि मुझसे ट्रेनिंग ले? बरोबर। नहीं ली थी ना। तो आप एक न्यूट्रल जगह पर बैठकर सोचिए कि क्या उसमें उसका कोई भी दोष है। हाँ, ये है कि आपको अगर उसने ल्यूक्रेटिव बताया होगा 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, नो लॉस स्ट्रेटेजी, और इसकी वजह से मैं बह गया, नहीं, इसमें भी मैं आपका 50% दोष मानूंगा। हाँ, लेकिन उसका भी 50% दोष है क्योंकि वो गलत चीजें बोल रहा है। करेक्ट। लेकिन क्या राकेश झुनझुनवाला जी का वीडियो आपके सामने नहीं था? क्या रिचर्ड डेनिस का वीडियो जो टर्टल ट्रेडिंग का बुक है सबके सामने प्रेजेंट है, जहां पे उसने कहा है 5% एक्यूरेसी से 400 मिलियन बनाए, क्या वो आपके सामने नहीं है? राकेश झुनझुनवाला जी बोलते 40% ट्रेड भी मेरे राइट नहीं है, क्या उनका पोर्टफोलियो आपके सामने नहीं है? राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन अगर आप हटा दो तो एवरेज पोर्टफोलियो है, किसी को लुपिन भी नहीं पता है। सो पॉइंट इज, जब ट्रेडर पैसे बनाता है ना, उसके ईयर के एंड का आप अगर देखोगे तो पता चलेगा 4 या 5 ट्रेड मिलकर ये बन गया है। तो फिर बाकी जो 200 ट्रेड आपने किए थे उसका क्या हुआ? वो आपस में नलीफाई हो गए। आपने कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट किया होगा, मल्टीपल ट्रेड्स में लॉसेस किए होंगे, और उनको कॉम्पनसेट कर दिया आपके ये ट्रेड्स ने प्रॉफिट के। और जो 3-4 ट्रेड ऊपर के बचे हुए हैं, 7 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उन्होंने आपका टोटल प्रॉफिट, आपको ईयर प्रॉफिट में लाया। यही ट्रेडिंग है। जो ट्रेडर ये सोच रहा है ना 10-10 हजार रोज बनाऊंगा तो 2,20,000 बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। साल के अंत में 22 लाख बन जाएंगे 200 ट्रेडिंग सेशन में, ऐसा नहीं होने वाला। कंपाउंडिंग का गेम नहीं है ये। आप पर मार्केट पार करता रहेगा, आपको बचना है। मार्केट रैंडम है, मार्केट एब्सोल्यूट रैंडम है, उसमें रिपीटेशन आपको ढूंढ के निकालना है, उसमें रिपीट होने वाली चीजें आपको ढूंढ कर निकालनी। मार्केट रैंडम है। करेक्ट। आपके फेवर, आपके स्ट्रैटेजी के फेवर में जब मार्केट है, आपका पैसा बनाने का टाइम है। आपके स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट में जब मार्केट है, ढाल बनकर कैपिटल प्रोटेक्ट करने का टाइम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, पर 10% तक ड्रॉडाउन रखो। राइट। लेकिन जो बोलता है ना नीचे जाने वाले मार्केट में भी प्रॉफिट होता है और ऊपर जाने वाले मार्केट में नहीं होता, क्योंकि जब आपका माइंड बुलिश मोमेंटम पकड़ लेता है तो मार्केट 5 महीना रेड होने के बाद भी आप सोचते हो कि बुलिश ही है। ओके। हाँ। और फिर इन हाइंडसाइट आपको पिछले 5 महीने से मार्केट डाउन है और मैं बाइंग ही ट्रेड ले रहा था। नहीं, आपका दोष नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव ट्रेंड ढूंढ रहे हो। आपको तब पता चलेगा जब 5 महीने हो जाएंगे कि नेगेटिव ट्रेंड था। तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, केवल मनी मैनेजमेंट है। राइट। करेक्ट। आपने बहुत खूबसूरती से बताया, मनी मैनेजमेंट बताया, रिस्क मैनेजमेंट बताया, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ये भी बताया। एज वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमें इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 तो जल्द से जल्द लाना ही पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल अभी भी हमारे मन में है, जहन में है। यस, एंड इट्स नेवर एंडिंग। But there are certain questions that still many viewers might ask in the comment section, and वो भी हमें आपसे जानने, उनके जवाब जानने हैं जी। सो बस एक आखिरी सवाल, 3 प्रिंसिपल आप फिलहाल जो न्यू ट्रेडर्स जो आ रहे हैं, जो मे बी छोटा कैपिटल लेके आ रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देंगे जी, कैसे ट्रेड करें? फर्स्ट थिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन स्टॉक मार्केट, देयर इज नो सर्टेनिटी, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी। Correct. Second, you cannot be right all the time. The same way, you will not be wrong all the time as well. Right. तो राइट आ रहे हो तो बड़ा कमाओ, और रॉन्ग जा रहे हो तो रिस्पेक्ट करके 1% ऑफ द रिस्क दे दो मार्केट को। और डिसिप्लिन भगवान छे, प्राइस भगवान नहीं है, डिसिप्लिन भगवान है। तो डिसिप्लिन से ट्रेड करो। ये 3 चीजें मैं कहना चाहूँगा। Great. So that was a great learning from Mr. Rokhde. I hope viewers you like this podcast.
Mr. Rokhade shared a lot of insights from his personal trading journey. 45 लाख के बड़े लॉसेस से होकर आज उन्होंने अपने लिए एक इतना बड़ा मुकाम बनाया. हम सबके लिए वो एक इंस्पिरेशन बनकर आज हमारे सामने बैठे हैं. हमें ट्रेड कैसे लेते हैं गाइड किया, हमें स्टॉप लॉसेस के बारे में बताया, देन रिस्क रिवॉर्ड बताया, टारगेट्स बताए. मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्लीमेंट सो मैनी थिंग्स दैट ही हैज़ शेयर्ड टुडे. एंड लेट्स सी नेक्स्ट पॉडकास्ट इनके साथ जब हमारा आएगा तब तक मैं कितना ग्रोथ करता हूँ मेरे पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी में. एंड आप भी उसी तरीके से प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस वॉट एवर ही हैज़ शेयर्ड इन दिस पॉडकास्ट. और इसी तरीके से हमारे साथ भी बने रहिए. एंड सर प्लीज़ आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बनाए रखिए. मैं चाहूँगा कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करने वाले हैं हम लाइव ट्रेडिंग सेशन करें. सर उसके लिए तो सेबी के गाइडलाइंस एंड वो फॉलो करना पड़ेगा. अगर हम कर सकते तो डेफिनेटली करते, बट वी डू नॉट हैव सेबीज गाइडलाइंस that can support us in this. That is one more good thing SEBI has done, so I congratulate SEBI for that. It's very essential क्योंकि लाइव ट्रेडिंग पर आकर बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले ज़्यादा बढ़ गए थे. यस वो सिमुलेटर पे ट्रेड्स बिल्कुल वो बहुत होता ही है. बहुत रिस्की था वो. तो SEBI has taken a very excellent step. So that was all for the day. I hope you enjoyed the podcast. Do not forget to click the subscribe button and follow VOT by Spider Software. Thank you so much.